आज यहाँ पर हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं। अभी तक आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे होंगे ऑनलाइन, वहाँ पर जो मार्केट प्लेसेस हैं या फिर जो भी स्टार्टअप्स हैं, उसकी एक पॉजिटिव साइड के बारे में तो बात करी जाती है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव साइड है, यानी कि जो अंदर की जो ऐसी कहानी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ में लोग बैठे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, या तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब करी है कहीं ना कहीं, या कर रहे हैं, या अपना कुछ ना कुछ किया है, यानी अपना कोई ब्रांड बनाने की कोशिश करी है किसी न किसी मार्केट प्लेस में, या इंडिपेंडेंटली अपनी कोई वेबसाइट लॉन्च करी है। अब वो बताएंगे कि अंदर एक्चुअल में होता क्या है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग देख करके हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले, ऐसा जो और कहीं पर भी नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लेट्स कीप इट दिस वे कि एक है जो परसेप्शन है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे चले जाओ, उसके बाद में इतने का प्रोडक्ट खरीदो, इतने का बेचो, उसके बाद में बहुत पैसा आएगा, यानी लाखों रुपए आप कमा सकते हो। और बहुत लोग तो ये सिखा भी रहे हैं कि ऐसा कैसे करते हैं। आई एम नॉट श्योर उन्होंने खुद ने ये किया है नहीं किया है, पर बहुत लोग ऐसा सिखा रहे हैं। बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसी तरह से हमने शॉर्टलिस्ट करके आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो आप में से कोई है जो बताना चाहेगा कि एक्चुअल में जो सेल जनरेट होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी की, मान लो एक्स अमाउंट की, मान लो 5 लाख रुपए की, तो क्या वो एक्चुअल में कमाता है इंसान या फिर गंवाता है? तो कोई है आप में से जो बताना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में? सर आई बिलीव कि अगर किसी को भी ई कॉमर्स अपना न्यू ब्रांड स्टार्ट करना है तो आइडियली इट शुड नॉट बी थ्रू मार्केट प्लेसेस, इट शुड बी थ्रू योर वेबसाइट डायरेक्टली और थ्रू सोशल मीडिया। बिकॉज अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं तो यू नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टिंग। वर्किंग कैपिटल का ही जो टाइम होता है अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 मंथ्स का आपको बफर चाहिए होता है प्रैक्टिकली, बिकॉज उसमें मार्जिन्स वगैरह का जो पेमेंट्स आती हैं, फिर उसके बाद फेक रिटर्न्स वापस आते हैं, कुछ गलत प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो सबका जो मार्जिन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है टिल द टाइम यू गेट योर मनी बैक। तो क्या आप ये कह रहे हो कि वो देखने में बड़ा आसान लगता है कि हमने कहीं से प्रोडक्ट लिया और ले जा करके वहाँ पे मार्केट प्लेसेस में लिस्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इतना आसान होता नहीं है? उसके लिए यू नीड टू हैव डीपर पॉकेट्स, इन द सेंस आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए पीछे से लगाने के लिए शुरू में, फिर जा करके रिटर्न आएगी। तो क्या आपने किया है उसके बेसिस पे आप बोल रहे हो, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हो? Yes, sir. तो आपने क्या किया था एग्जैक्टली, थोड़ा सा बताएंगे? सर मैंने चिकनकारी कुर्तीज में किया था। मैं अपना फैशन ब्रांड मैंने करा है और स्टार्टिंग में मैंने अमेजोन पे ही करा था स्टार्ट टू वही वीडियोस कितने टाइम वगैरह। तक किया था आपने? अप्रॉक्सीमेट बीच में 3-4 मंथ्स किया था, फिर ब्रेक किया था, फिर दोबारा से स्टार्ट किया था एंड फाइनली आई हैव स्टॉप्ड इट नाउ। तो अभी आई एम नॉट डूइंग ऑन एनी मार्केट प्लेस, आई एम स्टार्टिंग अगेन विद द सोशल मीडिया, आई एम फोकसिंग कम्प्लीटली ऑन सोशल मीडिया एंड माई ओन वेबसाइट। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो आप क्या करते हैं? मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया और फिर वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, उसको व्हाट्सएप के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं या अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर के जाते हैं? वेबसाइट के थ्रू। और वेबसाइट आपने क्या शॉपिफाई यूज़ करके बनाया है? अच्छा, ये जो आपने अमेजोन पे किया, और भी मार्केट प्लेसेस पे किया होगा या सिर्फ अमेजोन पे किया था? फ्लिपकार्ट पे किया था बट वेरी फ्यू, 1 or 2 आर्टिकल्स। एक्चुअली अमेजोन इज इजीएस्ट वे टू स्टार्ट विद, फ्लिपकार्ट इज अ बिट डिफिकल्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिंत्रा, अजियो, दे हैव वेरी डिफिकल्ट स्टेजेस कि उनको अंदर उसमें जाने के लिए इट्स many more deeper pockets। तो अमेजोन इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट। तो आपने अमेजोन से शुरू किया था, ये कब की बात है, कब किया था आपने शुरू? आई हैव स्टार्टेड इन 2019 और 20 अप्रॉक्स। फिर थोड़े टाइम किया था, देयर वाज अ गुड रिस्पांस बट आई हैव स्टॉप्ड इट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट अगेन आई हैव स्टार्टेड बट एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, आई नीड अ वेरी हाई वर्किंग कैपिटल फॉर दिस इफ आई वांट टू कंटिन्यू इट। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जैसे आपने 3 महीने किया है, तो कितनी सेल जनरेट करी आपने 3 महीने में? सर आने के लिए देखिए, ऑर्डर आई अपडेट द इन्वेंट्री इन द इवनिंग, आई गेट द ऑर्डर्स टुमारो। 10-15 ऑर्डर्स भी आ जाएंगे इफ द आइटम हिट्स, बट वो 10-15 ऑर्डर आज आप डिस्पैच कर रहे हैं, और इफ आई एम इन द फैशन थिंग, यू नीड साइजेस, यू नीड कलर्स, एवरीथिंग यू नीड। अब वो आप 200 वेरिएशन एक ही प्रोडक्ट की अप्रॉक्सीमेट डाल रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें से 13-15 ऑर्डर्स आ रहे हैं एक दिन में, वो डिलीवर होंगे 5 डेज बाद, और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट आएगी उस डिलीवर होने के 10 डेज बाद। फिर उसमें से कुछ होंगे जो रिटर्न भी आ जाएंगे, रिटर्न में से कुछ ऐसे होंगे जो गलत रिटर्न आएंगे, देन वी हैव टू डू अ SPF क्लेम्स और वो सारा लॉन्ग प्रोसीजर। सो आपका पेमेंट फिर उसके बाद अमेजोन विल होल्ड सम अमाउंट, रिजर्व रखते हैं वो कि हम आपका 100% पेमेंट आपको नहीं ट्रांसफर करेंगे। तो आपने किया क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न था? मतलब क्या आपने कहीं किसी की कोई वीडियो देखी या किसी से सुना, उस वजह से किया, या किस वजह से? व्हाई डिड यू गॉट इनटू इट? सब बिजनेस स्टार्ट करना था तो इजीएस्ट वे टू स्टार्ट द बिजनेस
ठीक है, सेल्स आने शुरू हो जाएंगी। तब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं था कि भाई ठीक है, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ। तो उस टाइम पे फिर ये था कि चलो अमेजोन को साथ साथ कर लेते हैं, तो वो एक सेल्स जनरेट करता रहेगा साथ साथ। तो ऑन एन एवरेज आपकी महीने की कितनी सेल हो रही थी वहाँ से? ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेट 999 वाज द अमाउंट पर ऑर्डर का, और 10 ऑर्डर्स पर डे के अप्रॉक्सीमेट आ रहे थे। तो 10,000 रुपये की सेल आप ऑन एन एवरेज जनरेट कर रहे थे, मतलब महीने की 3 लाख रुपए की सेल आप जनरेट कर पा रहे थे। हाँ जी। और फिर भी आप कह रहे हैं कि उसमें कमा नहीं पा रहे थे, तभी आपने बंद किया। तो क्यों नहीं कमा पा रहे थे? 3 लाख की सेल तो अच्छी खासी होती है। सर अच्छी खासी होती है, बट वो 3 लाख की सेल लेके आने के लिए अप्रॉक्सीमेट आपको 7-8 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ का भी तक आपको बफर चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। दैट इज 1 एंड 2, क्या इसमें ऐड भी करनी पड़ती है आपको या नहीं? ऐड नहीं करी? मैंने पर्सनली एड्स नहीं चलाए थे। एड्स नहीं चलाई थी। तो आपकी कॉस्ट क्या थी? अगर इसमें कॉस्ट देखी जाए, आपने 999 का प्रोडक्ट बेचा, तो इसमें एक कमीशन होगा उसका प्लेटफॉर्म का, वो कमीशन कितना था? अप्रॉक्सीमेट 18% वाज द वन टाइप ऑफ कमीशन। फिर उसके ऊपर एक और भी था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, इट्स बीइंग 2-3 इयर्स, तो 2 इयर्स बैक। तो एक और रिकरिंग अमाउंट भी था, फिर उसके ऊपर प्लस लॉजिस्टिक विच इज 40 to 70 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। आफ्टर 999 सारी डिडक्शन के बाद 250-300 रुपीज वाज द फाइनल अमाउंट। 200 रुपीज आई गेस वो आपको बचता था एक ऑर्डर पे। और अगर दिन के 10 ऑर्डर आए तो 2,000 रुपये बच गया आपको एक दिन का, महीने का 60,000 रुपये बच गया। तो फिर बंद क्यों किया? सर वो रिटर्न्स उससे ज्यादा आ रहे हैं ना। और वो जो रिटर्न आ गया, क्योंकि ये कुर्ती है, तो वो आप दोबारा सेल नहीं कर सकते, वो बेकार हो गई। नहीं, वी कैन सेल, बट समटाइम वो प्रोडक्ट जो है वो खराब आ गया और वो गलत आ गया उस सब चीज़ों में, बिकॉज डिलीवरी बॉयज वगैरह जो है दे डोंट केयर इट, एंड समटाइम इन मतलब पीपल आल्सो यूज इट एंड देन शिप इट बैक। तो वो यूज्ड होकर के वो पता चल रहा है कि वो यूज्ड है, देन वी कैन नॉट सेल इट बैक। तो इस बिजनेस में ओवरऑल आपने जब कैलकुलेट किया तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ एंड में जाकर के, लॉस हुआ या ब्रेक इवन था, क्या था? क्योंकि आई थिंक इन्वेंट्री बहुत बच गई होगी आपकी 4 महीने बाद। फिर उन कुर्तियों को क्या किया? सब वो फिर अपनी वेबसाइट पे सेल करा, एग्जीबिशंस के थ्रू सेल ऑफ किया। एनीबडी एल्स जो थोड़ा और बताना चाहे? हाँ बताइए सर। अगर बंदे को ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, अपना कोई ऑनलाइन जाना है, तो सर सबसे बेस्ट ऑप्शन ही अमेजोन है। मतलब मैं तो जेन्युइनली रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो D2C जाए कि अपनी वेबसाइट बनाए। पहले सर वो शॉपिफाई पे जाएगा, उसको खरीदेगा, है ना, उसके पर मंथ के चार्जेस देगा, ठीक है। फिर उस पर लिस्टिंग्स करने, अगर उसे नहीं भी आती तो वो कोई बंदा हायर करेगा, उसके पैसे लगेंगे अलग। तो सर अमेजोन आपको पूरा एक सेटअप देता है, सब कुछ देता है। आप लॉग इन करो, आप अपना प्रोडक्ट डालो उसके ऊपर और बेचो। सर जो अमेजोन है ना, वो जेन्युइनली सिर्फ एल्गोरिदम पे काम करता है। उसमें ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं आपको, मतलब कि क्या कहते हैं खुद पुश दे देगा या कुछ देगा। आप जैसे हीलियम 10 एक सॉफ्टवेयर होता है, आप उससे कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करो, है ना, वो कीवर्ड्स आप उसके टाइटल में डालो, आप उसके डिस्क्रिप्शन में डालो। तो जो लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं वो हीलियम बता देता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। कोई गिफ्ट की स्पेलिंग गलत लिख देता है, जैसे GIFET लिख देता है, तो वो भी बता देगा हीलियम। तो अमेजोन सर सबसे ईजीएस्ट वे होता है वहाँ पे अपने आप को स्टार्ट करने का। लोग सर उससे प्रॉफिट निकालते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ये मतलब बेकार चीज़ है, लोग प्रॉफिट भी निकालते हैं उससे, लेकिन इतना निकाल लेते हैं कि आपका घर चल जाए। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे ग्रो करना है अपने आप को, तो वो वहाँ से नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर हमें वापस D2C पे जाना पड़ेगा, मतलब अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी और अपने प्लेटफॉर्म से सेल करना होगा, अपना ब्रांड बनाना होगा। अब ये दो अपोजिंग व्यूज़ हो गए। आप ये कह रहे हैं कि मार्केट प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कमाई करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर आपके पास में बहुत पैसा नहीं है तो। बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि अपनी खुद की वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए और मार्केट प्लेसेस पे जाना चाहिए। क्योंकि सर मैं अगर वेबसाइट बना लूंगा, मुझे जानता कौन है? राइट। अभी सर हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, मुझे क्या पता कौन क्या काम कर रहा है, या मैं जैसे इनसे पहले नहीं मिला था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ ब्रांड भी है। तो हम अमेजोन पे डायरेक्टली जाके अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम अपने एल्गोरिदम को बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे हम एड्स चला सकते हैं कम पैसों में, कि जैसे 500 रुपये पर डे की या 1000 रुपये पर डे की। जैसे धीरे धीरे हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेजेस वाइज आगे आने लगे, जैसे सबसे लास्ट पे है तो धीरे धीरे आगे आने लगे। तो जैसे अगर आप रिव्यूज़ करवा दो, जैसे मैंने अपने किसी दोस्त को बोल दिया कि यार तू खरीद ले और रिव्यू कर दे, तो उस रिव्यू के बेसिस पे भी अमेजोन आपकी लिस्टिंग को उठाता चला जाता है। ठीक है, अगर आप सर जैसे फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, आप एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, तो विजिबिलिटी आपको मिलना चालू होगी। उसका एल्गोरिदम समझेगा कि यार ये बंदा जो है टाइमली डिलीवर करता है प्रोडक्ट, लोग पसंद कर रहे हैं, रिव्यूज कर रहे हैं अच्छे।
तो वहाँ से सर हम अपने आप को ना एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम जीरो थे, 40,000 पे आए, तो उस 40,000 से फिर हम सर D2C पे जा सकते हैं कि भाई हम अपनी एक वेबसाइट बनाए, लेकिन उस वेबसाइट वो पूरे 40,000 रुपये खा जाएगी आपकी वेबसाइट, क्योंकि अब जब आप एड्स चलाओगे ना तो एड्स इतने महंगे होते हैं। आप 1,000 रुपये पर डे का तो कुछ भी नहीं होता वेबसाइट पे, आप कम से कम 4,000 5,000 के चलाओगे तो वो थोड़ा बहुत लोगों को इंस्टाग्राम पे जाके विजिबल होगा, क्योंकि सब लोग अभी इंस्टा पे मूव हो रहे हैं। FB तो सर कोई चलाता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने शायद 2 साल में लॉगिन किया है कि नहीं किया। तो वहाँ से सर वो इंस्टा पे जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये पर डे के बर्न हो रहे हैं, 1.5 लाख रुपये हो गया महीने का, ठीक है। तो वो D2C सर आपको लॉस ही दे के जाएगा। लेकिन सर जो हम पॉडकास्ट देखते हैं ना सर, उसमें क्या बताते हैं कि अभी एक फैंसी टाइप की एक फैंटेसी चल रही है कि ना कि आप ब्रांड बनाओ, है ना, आप उसकी सेल्स लेके आओ, 40 लाख 50 लाख रुपए लाओ या करोड़ रुपए लाओ और 60-70 करोड़ का बेच के निकल लो, है ना। राइट, ये बहुत बातें हो रही हैं इधर उधर। तो अब सर इसीलिए ना लोग घुस रहे हैं, यार घुसता हूँ, इसको ब्रांड बना देता हूँ फटाफट से और बेच के निकल लूंगा। तो वो सर स्लो मूवमेंट पे नहीं चलना चाहते कि जैसे स्लो ग्रोथ होती है जो अच्छी ग्रोथ होती है, तो वो चीज़ नहीं लोग करना चाह रहे। अब लोगों के दिमाग में सेट हो गया है कि यार पैसा ऐसे कमाया जा सकता है, लेकिन सर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है कि जो भी आप बेच रहे हो, बस पैसा कमाने का मोटिव आ गया कि यार इसको बना लेते हैं और बेच देते हैं। आप अगर सर, मैं अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ किसी बंदे की और उसको अमेजोन पे बेच रहा हूँ, उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो ऑब्वियसली रिव्यू करेगा, रिव्यू करते करते जैसे हमारी लिस्टिंग्स। लेकिन आपने जो बोला उसमें भी तो एक फ्लॉ है ना। देखो, आप ये जो बोल रहे हो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसमें मार्केटिंग में बहुत पैसा लग जाएगा और इतना पैसा लगाने के लिए उसके बाद में रिटर्न आएगी, फिर उसमें प्रॉफिट जनरेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट आप कह रहे हो अमेजॉन का या किसी भी मार्केट प्लेस का एल्गोरिथम क्रैक करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ लेमैन, बिकॉज अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई इंसान जाएगा तो वहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं और सारा खेल है कि आप टॉप 10 या टॉप 20 रिजल्ट्स में आ रहे हो या नहीं आ रहे। तो टॉप 20 में आओगे कैसे? इट्स लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन। जब तक आपके रिव्यूज अच्छे नहीं आएंगे, जब तक आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकेंगे, जब तक एक पर्टिकुलर लेवल तक आप नहीं पहुंचोगे, तब तक टॉप पे नहीं आओगे। जब तक टॉप पे नहीं आओगे तब तक वो नहीं होगा। नहीं सर, इसमें एक है लूप होल। हाँ, एक मिनट, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये चीज बोला चाहूंगा कि सब लोगों को कि रियलिटी है कि सब लोग बिजनेस में कूदना बंद करो। पॉडकास्ट देख के सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स के पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं और तुरंत कूद जा रहे हैं। पहले रियलिटी समझो, बैकग्राउंड समझो, अपना आपको समझो, जॉब करनी है नहीं, जॉब करके भी लोग करोड़पति बन रहे हैं, सुंदर पिचाई बैठे हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस करके लोग बनेंगे, बट बिजनेस करो सोच समझ के, बिजनेस प्लान स्ट्रैटेजी बना के करो अगले 1 साल की, क्योंकि अगले 7-8-6 महीने तक आपको हो सकता है खाना पीना मिले उस बिजनेस से। तो जैसे उन्होंने बोला वेबसाइट जरूरी है, इन्होंने बोला ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस जरूरी है, मैं बोलता हूँ दोनों जरूरी है। वेबसाइट होना इसलिए जरूरी है कि जब मार्केट प्लेस लोग आदमी आता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है कि सपोज अगर मैं एक XYZ ब्रांड देखता हूँ अमेजोन पे या मिंत्रा पे, मैं यूजुअली हमेशा ट्राई करता हूँ उसकी वेबसाइट पे। मुझे पता है वेबसाइट पे उसका प्राइस ज़्यादा बेटर मिलेगा, प्राइस बेटर मिल जाएगा मुझे वेबसाइट पे, प्लस मेरा एक वेबसाइट के साथ एक क्या होता है ना कि जैसे मैं ऐड टू कार्ट छोड़ूंगा तो मुझे मैसेज आता है 5% ऑफ, 10% ऑफ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जैसे बोलते हैं वो आता है। तो मैं इसलिए मार्केट प्लेस पे जरूर चलाना चाहूंगा, जिससे कि यहाँ से मुझे विजिबिलिटी मिलेगी, बेसिकली ऑयल मिलता रहे मुझे यहाँ से, और इस वाली गाड़ी मेरी इस ऑयल से चलती रहे। तो मैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे भी ऑडियंस जनरेट करता हूँ। पैरेलली मुझे दोनों को चलाना पड़ेगा तभी गाड़ी चल पाएगी। अगर सिर्फ इस पे चलाऊंगा ब्रांड नहीं बनेगा, इस पे बनाऊंगा पैसा भुगता रहूंगा। तो दोनों को पैरेलली चलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेट मी पुट इट दिस वे, आपके हिसाब से बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, आपके हिसाब से रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं अगर दोनों को अलग अलग करके देखा जाए? यानी कि अगर एक मार्केट प्लेस से आप शुरू करते हो तो उसमें एक्चुअल में सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या है, यानी पैसा कमाने के चांसेस क्या हैं? आउट ऑफ 100% क्या चांसेस हैं कि आप पैसा कमाओगे और क्या चांसेस है कि आप पैसा गंवाओगे? सर सही टाइम पे सही जगह मेहनत करेंगे, दिमाग लाएंगे, 10 से 12-15 घंटे काम करेंगे दिन का, सही कॉस्ट पे सोर्सिंग करेंगे, सही प्राइसिंग डालेंगे, स्ट्रैटेजी सही SEO करेंगे, सही कीवर्ड्स डालेंगे, सही एड्स चलाएंगे, सही एड्स परफॉर्मेंस वाले बंदे को लेकर आएंगे तो मार्केट प्लेसेस भी हिट करेगा, वेबसाइट भी हिट करेगी। बस सही चीज़ें करना जरूरी है और मेहनत करना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे लिस्ट करके छोड़ देते हैं, अब ऑर्डर आए, ऑर्डर ऐसे नहीं आता, आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा उसको, आपको उसके टाइटल को बेटर करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन को बेटर करना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव प्राइस रखना पड़ेगा, बट प्राइस ऐसा भी कॉम्पिटेटिव रखना है कि ये 20 का बेच रहा है तो मैं 15 का बेच दूँ, मुझे लॉस हो रहा है, बल्कि नहीं। अब सवाल उठता है सही और गलत क्या है। तो सही का मतलब ये है कि किसी इंसान को पता हो कि उसको कैसे करना है और वो इंसान हो जिसने वो चीज़ आज से पहले 100 बार कर रखी है। नहीं तो एक इंसान हिट एंड ट्रायल करेगा और वो गारंटेड फेल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है एक कंसल्टेंट की,
एक ऐसे इंसान की जो कि एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड में। यानी कि अगर हम सिंपल वे में समझे कि कोई इंसान अगर ये सोच रहा है कि मैं खुद सब कुछ कर लूँगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर वो शुरू में फुल टाइम बेसिस पे किसी को रिक्रूट ना भी करे, ऑन फ्रीलांस बेसिस किसी ऐसे कंसल्टेंट को हायर करे जिसको कि ये काम एक्चुअल में आता हो। अब उसमें भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कंसल्टेंट एक्चुअल में जेन्युइन है या फ्रॉड है, राइट? कि वो उसका काम ही यही है क्या कि लोगों को ला करके उनसे पैसे लेना और उनका काम चलता ही नहीं चलता, वो भाड़ में जाए, अपना काम चलना चाहिए। ऐसे भी बहुत लोग हैं। बट कुछ लोग हैं जिनको जेन्युइनली ये काम आता है, तो मे बी उनसे पहले करवा के देखना होगा, या पहले 4-5 अलग अलग लोगों से करवा के देखना होगा, फिर देखना होगा उनमें से 5 में से एक्चुअल में जो बोल रहा है कौन कर पा रहा है। सर इसी में 50,000 लग जाएगा, इसी में 50,000 रुपए लग जाएगा। तो अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर ऐसा कोई कुछ भी करने के बारे में सोच रहा है तो उसकी जेब में कम से कम भी नहीं तो 5-10 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। सर 6 महीने का बैकअप होना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, कोई भी काम शुरू करो तो 6-8 महीने का बैकअप लेके चलो। राइट, हाँ आप बताइए। सर मेरा ये कहना है, हम इतनी मेहनत मार्केट प्लेस पे करेंगे सपोज, इससे अच्छा हम अपनी वेबसाइट पे निकल ले, उसमें फ्यूचर है हमारे बिजनेस का। अमेजोन में क्या, अगर सपोज आपने 3 ऑर्डर नहीं पैक करके भेजे, आपकी पॉलिसी वायलेशन हो जाएगी और आपको कुछ नहीं पता आपका अकाउंट कब सस्पेंड हो जाए, आपकी सारी मेहनत बेकार। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो, सपोज किसी रीजन से, इमरजेंसी से कुछ हो गया, आपने नहीं भेजा, एटलीस्ट आपका बिजनेस तो बंद नहीं होगा, वेबसाइट तो बंद नहीं होगी। सर अमेजोन नंबर 1 इसीलिए ही है कि वो अपने कस्टमर को प्रायोरिटी देता है। कई बार और भी पॉलिसी होती है, कुछ कीवर्ड्स हमने गलत डाल दिया या कुछ भी इमेज अगर आपने प्रॉपर नहीं डाली, वो वायलेशन में आ जाती है और अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। मेरा हुआ है। क्यों हुआ था आपका अकाउंट सस्पेंड? यही ऑर्डर की वजह से कुछ गलत चले गए थे। कई बार क्या होता है, 10 ऑर्डर होते हैं, 10 अलग अलग कैटेगरी है। अब वो भी इंसान है जो पैक कर रहा है, इन केस उससे 1-2 गलती हो गई, इस वाले को ये प्रोडक्ट चला गया, इसको ये चला गया, कस्टमर ने डाल दी मेल कंप्लेंट। अब क्या होता है, अमेजोन में ये है, वो कस्टमर को प्रायोरिटी देता है, उसको हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास लाखों सेलर है, वो सीधा आपका अकाउंट बंद कर देगा तब तक जब तक कि वो इश्यू रिजॉल्व नहीं हो जाता। सर अमेजोन में कैसे होता है, अमेजोन में भी परसेंटेज दे रखा है कि इतने परसेंट से ऊपर रहना चाहिए आपका अकाउंट। अगर आप कोई पॉलिसी वायलेशन कर रहे हो, अगर आपने गलत ऑर्डर्स भेजे, अगर आपने लेट डिस्पैच किए, तो सबके परसेंटेज बना रखे कि 10% से नीचे रहना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि 2 ऑर्डर गलत भेजते ही मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। मैंने कम से कम 50 ऑर्डर भेजे होंगे तब बैन हुआ होगा। मेक सेंस। हाँ, मतलब ये गलती अगर बार बार हो रही है तब वो एक्शन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। एग्जैक्टली, मैंने 4 दिन ऑर्डर डिले कर दिए, 50-50 ऑर्डर आए थे, तो ऑब्वियसली अमेजोन करेगा ना, अपना ब्रांडिंग क्यों खराब करेगा वो। बट सर अगर मैं अपनी एक वेबसाइट बनवाऊं, यहाँ पे मेरा 50,000 का ई कॉमर्स पे रिस्क है, मैंने लोगों को दिया अलग अलग कंपनी में, इससे अच्छा मैं 50,000 में 10 कीवर्ड पे एसईओ करवाऊं 6 मंथ तक, तो एटलीस्ट 2 कीवर्ड पे तो मेरी रैंकिंग आई। अगर एक आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं वर्सेस अगर आप एक मार्केट प्लेस पे जाते हैं, दोनों के अपने प्लस माइनस हैं, वो हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले तो अपनी वेबसाइट बनाने में सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि ट्रस्ट नहीं है कस्टमर का। आज अगर हमें भी बोला जाए कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आ गई, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, पहले तो हम ट्रस्ट कैसे करें उस पर कि वो जेन्युइन है या नहीं है। पता लगा हमने पेमेंट कर दिया, ऑर्डर आएगा भी या नहीं आएगा, और ऑर्डर आ गया उसके बाद में रिटर्न होगा भी या नहीं होगा, वो प्रोडक्ट वैसा है भी जैसा दिख रहा है या नहीं है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और प्लस इनकन्वीनियंस है। एक जगह पे मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी हमारे कार्ड डिटेल्स, हमारी सारी डिटेल्स स्टोर्ड हैं। अब एक नई वेबसाइट पे जा करके सारी डिटेल्स भरना, वापस से कार्ड डिटेल डालना और फिर वो ऑर्डर प्लेस करना, तो वो अपने आप में बहुत टीडियस प्रोसेस है। हैविंग सेड दैट, ये भी बात सही है कि जो मार्केट प्लेसेस हैं, अगर आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हो, तो अब मार्केट प्लेसेस की जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर आप डिपेंड हो। जब उनका मन करेगा वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इट इज ऑल सब्जेक्ट टू चेंज। आज मान लेते हैं आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें वो 10% चार्ज कर रहे हैं पिछले 3 साल से। अब एकदम से ओवरनाइट आप देखते हो एक नई पॉलिसी आ गई आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, जहां पे वो 10% से बढ़ करके 20% हो गया। अब क्या करोगे? आपको तो पूरा बिजनेस मॉडल ही हिल गया ना। यही सेम मेरे साथ ये मेरा ऐसा हुआ डेली था? का 1 लाख की सेल थी अमेजोन पे, मेरा बिजनेस 0 हो गया था। क्या वजह? पॉलिसी आपके क्या प्रोडक्ट था? आयुर्वेदा में जो मेंस का प्रोडक्ट होता है, अच्छा, उसमें कोई एक कीवर्ड की वजह से पॉलिसी आ गई, मेरा सारा धंधा 0। जो कितने टाइम से चल रहा था? 3 साल से। फिर उसके बाद आपने क्या किया? अपनी वेबसाइट बना करके सेल वो करने तो की मेरा कोशिश करी? साइड बाय साइड चल ही रहा था, तो एसईओ एंड ऑल सारा। बट लेकिन उसमें मैं मेरे वेबसाइट के थ्रू जो ऑर्डर आते थे वो 80% डिलीवर्ड होते थे, अमेजोन से जो आते थे वो 30% डिलीवर्ड होते थे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेरी वेबसाइट से 80% डिलीवर्ड रेशो था,
100 में से, मतलब 20% रिटर्न आते थे। आर यू टॉकिंग अबाउट रिटर्न? और अमेजोन पे उल्टा होता था। आप कह रहे हो 70% रिटर्न आता था? हाँ, अमेजोन पे 70% तो बहुत ज्यादा है, इतना तो मैंने कभी सुना होता था नहीं। सर, आज से मतलब 6-7 साल पहले। अच्छा, उस टाइम की बात में भी हो सकता है हो, बट आज इतना नहीं है रिटर्न। आई थिंक 15-20%, 30% मैक्सिमम। 20-25%। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, ठीक है। एनीबडी एल्स जो अपने कोई व्यूज शेयर करना चाहे, जिसने अभी तक नहीं करे हैं अपने व्यूज शेयर? हाँ, आप बताइए। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जहां मर्जी चले जाओ, मार्केट प्लेस या वेबसाइट, एल्गोरिदम से नहीं बचा जा सकता। क्योंकि अमेजोन मार्केट प्लेस जाओगे तो उधर अलग एल्गोरिदम है मार्केट प्लेस का, वेबसाइट पे आओगे तो एसईओ करोगे उस पे गूगल का एल्गोरिदम है, एड्स चलाओगे तो उसमें मेटा एड अकाउंट का एल्गोरिदम है, गूगल एड्स पे जाओगे तो उसका अपना एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम से तो बचा ही नहीं जा सकता। बट ऑन वेबसाइट यू हैव मोर कंट्रोल। एल्गोरिदम में तो फंसना पड़ेगा। कीवर्ड्स तो इट डिपेंड्स कि आप क्या सेल कर रहे हो। अगर आपका, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आपका वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप मार्केट प्लेस से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि 90% ऑफ द कस्टमर इन माय व्यू ऑन अमेजोन फ्लिपकार्ट इज प्राइस कॉन्शियस। उधर प्राइसिंग से गेम चलता है, राइट। ठीक है। बट अगर आपका ब्रांड है, आपको अपना प्रोडक्ट प्रीमियम पे सेल करना है, तो आप सोशल मीडिया एड्स, गूगल एड्स से जा सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रांड स्केल करे हैं जो प्रीमियम पे सेल करते हैं, क्योंकि हमें भी पता होता है ये प्रोडक्ट कितने का है। एज अ कस्टमर हमें पता होता है कि इस पे कितना मार्जिन होगा, ये प्रोडक्ट कितने का होगा। बट वो प्रोडक्ट सेल होते हैं क्यों? क्योंकि कंटेंट की वजह से, ब्रांड की कम्युनिकेशन की वजह से, और लुक एंड फील की वजह से वेबसाइट की। तो ये सारी रीजन की वजह से, तो वही है फेक इट टिल यू मेक इट। जो भी न्यू ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं वो अपने आप को शो ऐसा कर रहे हैं, जो भी प्रीमियम पे सेल कर रहे हैं वो शो ऐसा कर रहे हैं जैसे वो बहुत टाइम से है राइट मार्केट में, बट वो लॉन्च अभी हुए हैं 2-3 महीने पहले। तो उन्होंने अपना कंटेंट इस तरीके से बना दिया है। आई थिंक अगर आपको डीटीसी जाना है तो आपको कंटेंट में सुपर होना पड़ेगा। कंटेंट ऐसा बनाना है जो कस्टमर को चाहिए। अब इसमें भी लेयर्स हैं, डिपेंड्स कि आप क्या सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कुछ प्रीमियम सेल कर रहे हो तो आपको प्रीमियमनेस दिखानी पड़ेगी। आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा कि इसको क्या कंटेंट समझ आ रहा है, और उसको समझने के लिए बेस्ट टूल है एड्स लाइब्रेरी। उसमें जाओ, उसमें समझो कि दूसरे ब्रांड्स क्या चला रहे हैं, कौन सी एड्स चल रही हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन सी एड परफॉर्म कर रही है। तो डीटीसी जाने का बेस्ट वे है कंटेंट। और एल्गोरिदम में जो हम बातें कर रहे हैं वो एल्गोरिदम तो हर जगह आएगा। वेरी गुड पॉइंट। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम चाहे ये करें चाहे वो करें, दोनों जगह एल्गोरिथम को तो हमको क्रैक करना ही पड़ेगा। एल्गोरिथम विच इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ फॉर्मूला दैट वर्क्स, एंड दैट फॉर्मूला कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। कोई रूल बुक नहीं है कि इसको फॉलो करोगे तो वो हो जाएगा। वो आपको पहले समझना पड़ेगा वो प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उसमें कहाँ पे गैप्स है, उसको समझ करके फिर उसको क्रैक करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम चेंज भी होती है, और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है जो इन्होंने बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि मार्केट में जितने का मिल रहा है ऑफलाइन या और वेबसाइट्स पे उससे बहुत सस्ता है, तब तो मार्केट प्लेसेस इज अ गुड ऑप्शन। या फिर आपका ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो मार्केट प्लेस इज अगेन अ गुड ऑप्शन, बिकॉज मार्केट प्लेस इज नथिंग बट अ शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, जहां पे आपकी एक दुकान खुल रही है। तो या तो आप उस दुकान में बहुत सस्ता बेच रहे हो, एक बाजार है एक तरीके से, उस बाजार में या तो आप कोई बहुत सस्ता माल बेच रहे हो औरों से, या फिर उस बाजार में जब लोग आए हैं तो कोई जाना माना नाम है उसको बेच रहे हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो उस बाजार में जा करके मैं ब्रांड बन जाऊंगा, तो उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इन मार्केट प्लेसेस को ट्रैक कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर कि ऐसे कितने ब्रांड्स हैं, होंगे एक्सेप्शंस होंगे, बट ऐसे कितने ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट प्लेसेस से निकल करके बने हों। यहाँ तक ठीक है, हम सब एक ही साथ में चल रहे हैं, है ना? सर ओन वेबसाइट से हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, बिकॉज सर अगर हम अमेजोन पे हम सेल करते हैं तो उस पर ओनली एल्गोरिदम वर्क करता है। अगर हम अपनी वेबसाइट से बेच रहे हैं तो हम उस पर ऐड लगा के उसको पुश कर सकते हैं। आपने कहा कि हमारी अगर अपनी वेबसाइट है तो हम ऐड लगा करके उसको पुश कर सकते हैं। दैट ऐड कुड बी गूगल एड्स, दैट ऐड कुड बी मेटा एड्स, दैट ऐड कुड बी रीमार्केटिंग एड्स, ऑल काइंड्स ऑफ एड्स। उसके थ्रू हम अपनी जो वेबसाइट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मार्केट प्लेसेस है, यहाँ पे हमारा एक स्टोर है और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो स्टोर में ज्यादा सक्सेसफुल है, उन प्रोडक्ट्स की भी तो हम ऐड चला सकते हैं ना उन मार्केट प्लेसेस में। ये भी तो ऑप्शन है हमारे पास में। नहीं सर, बिकॉज क्योंकि सर उसमें यूनिट इकोनॉमिक्स आपकी मैच नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसमें आपको कमीशन भी देना है प्लस एड्स का भी देना है।
तो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स बिल्कुल मैच नहीं करेगी। इंस्टेड आप अपनी वेबसाइट पे ओनली एड्स का ही खर्चा करते हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल या फिर एक सस्टेनेबल बन सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन कि जो हम अपनी वेबसाइट के लिए एड्स रन कर रहे हैं वहां पे जो कन्वर्जन रेशियो होगी वो मार्केट प्लेसेस की कन्वर्जन रेशियो से बहुत ज्यादा होगी और उसकी कॉस्ट कम होगी। यू आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट। लेट मी एक्सप्लेन कि अगर Amazon पे मैं एड्स रन कर रहा हूं मान लो 100 रुपए की और मेरी कन्वर्जन हो रही है 500 रुपए की, तो 100 रुपए गया प्लस मान लो 100-200 रुपए कमीशन का गया, 100 रुपए प्रोडक्ट का गया, तभी मैंने एंड में काट पीट के 200 रुपए बचा लिया। बट अगर मैं अपनी वेबसाइट के लिए एड रन कर रहा हूं तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 50 रुपए की ऐड करनी पड़ेगी और 500 रुपए की कन्वर्जन होगी। व्हाट इफ कि अगर अपनी वेबसाइट के लिए जो मैं ऐड रन कर रहा हूं वहां पे 200 रुपए लग गया और 400 रुपए की कन्वर्जन हुई, तब तो फंस गए ना। एग्जैक्टली। तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है वो Amazon या फ्लिपकार्ट मिंत्रा जैसे मार्केट प्लेस पे कम होती है एज कम्पेयर टू आवर ओन वेबसाइट। सो हम जो अपनी वेबसाइट पे एड्स रन करते हैं तो बेसिक मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो आती है वो अराउंड 200-250 रुपीज आती है मिनिमम। जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं उन पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है अभी, वो एड्स देख के मैं वेबसाइट खोल के भाग जाता हूँ, मेरा पैसा गया उतने में। और अगर 200-300 रुपए की आपकी कॉस्ट आ रही है और आपका प्रोडक्ट ही 500 रुपए का है तो आप तो मर गए। उतना ही मेरा Amazon पे मेरा वही कॉस्ट 80 रुपीज 90 रुपीज आ रहा है, प्लस मेरा कमीशन आ रहा है। तो आई थिंक मेरा Amazon पे मोटा अगर मैं देखूँ तो 180 रुपीज खर्च हो रहा है, यहाँ मेरा 200-250 रुपए आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रांड बन रहा है, बट ये भी जरूरी और ये भी जरूरी है। अगेन ये दोनों चीजें पैरेलल करना जरूरी है। मैंने इनके यहाँ से ऑर्डर कर दिया 300 रुपीज का एक प्रोडक्ट, 3 दिन ही डिलीवरी में लगेगी, ये केस रियलिटी में होता है। नेक्स्ट डे मुझे बाई चांस वही सेम प्रोडक्ट 250 का दिख गया, मैंने ऑर्डर कर दिया, अब इनका रिटर्न, आप क्या करोगे? आप किसकी बात कर रहे हो? आप कह रहे हो मार्केट प्लेस के केस में या उसके केस में? मैंने Amazon से एक प्रोडक्ट आज ऑर्डर कर दिया, वो 350 रुपीज का था, मैंने देखा R&D करा तो सबसे सस्ता यही लगा मुझे, 5 मिनट का टाइम था, और सेम प्रोडक्ट मेरे को आने वाले टाइम में सस्ता मिल गया। नेक्स्ट डे मेरे को 250 का मिल गया, मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया। अब मुझे पता 350 वाला लेना नहीं है, रिटर्न करना है, 250 वाला ले। तो अल्टीमेटली इनका गया क्या? क्योंकि नहीं प्रोडक्ट आपने डिस्पैच नहीं किया कर दिया। अच्छा कर चुके, ओके। अगर डिस्पैच नहीं भी किया तो ऐड का तो नुकसान हो ही गया। पैकेजिंग कॉस्ट गया, मेरा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट चला गया, राइट जाने वाले अगर वो प्रोडक्ट रास्ते में डैमेज हो गया, अब Amazon पे जो कस्टमर प्रोडक्ट बाय करता है वो हमारा कस्टमर नहीं है, एग्जैक्टली, दिस इज द फैक्ट। वेबसाइट वाला कस्टमर हमारा है। हाँ। हम फ्यूचर में भी उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन Amazon वाले को बट यस ही इज राइट कि वेबसाइट जो भी कस्टमर्स होंगे उनके पूरे एनालिटिक्स हमारे पास होंगे, उनके पूरा नाम डेटा पूरा रीटारगेटिंग कर सकते हैं। Amazon में हमें नहीं पता कौन है। मतलब बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो Amazon पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली उस मार्केट प्लेस का कस्टमर है, क्योंकि वो उसी की वजह से वहां पर है और उसी को ट्रस्ट करके वो वहां से प्रोडक्ट खरीद रहा है, और उस मार्केट प्लेस के लिए भी वही कस्टमर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल करेक्ट। You don't own that data. You don't own that data or that customer. You cannot sell that particular customer again and again. नहीं तो मेरे को लगता है उन मार्केट प्लेसेस की जो पॉलिसीज है वो वायलेट हो जाएंगी। राइट। अगर आप अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दोगे और आप कहोगे कि अब आप अगली बार से हमसे खरीदो और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा हमारी वेबसाइट से, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट मार्केट प्लेसेस वायलेट हो जाएंगी, वो कर ही नहीं सकते। कई सारे वेंडर्स ने काम किया है पास में कि उन्होंने अपने पैकेजेस में अपने कार्ड्स भेज दिए हैं कि डायरेक्टली ऑर्डर फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड गेट 50% ऑफ, या फिर 100 रुपीज आपको मिल जाएगा, रिव्यू डाल दो। तो Amazon ने जहां पकड़ा है उसको फिर अकाउंट सस्पेंड ही कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है देखा जाए तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज, आप एक बाजार में बैठे हैं, उस बाजार में Amazon ने क्या किया है या किसी भी मार्केट प्लेस ने क्या किया है, आपके जैसे हजारों दुकानें हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रही है और फोटोज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं देखने में, और वहां पे नीचे वो भी आ जाता है अदर सेलर्स आर सेलिंग इट फॉर, कि अगर आप 295 का बेच रहे हो तो नीचे आ जाएगा ऑप्शन कि 265 में भी है, इतने में भी है, उतने में भी है, अच्छा उसमें डिलीवरी थोड़ा लेट है, ये है वो है, व्हाटएवर, वो सब आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब जिसने सबसे सस्ता बेचा उसके बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा होंगे उसके बिकने के चांसेस ज्यादा है। रिव्यू का पैटर्न चलता है। सर यहाँ पे ये चीज आती है कि आप जेनरिक प्रोडक्ट्स मत बेचो जो सब बेच रहे हैं, आप भीड़ में घुसोगे तो फिर फंसोगे। बेटर आप एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट को सोर्स करो, बेटर प्राइसिंग पे सोर्स करो, बेटर शूट करवाओ, बेटर प्राइसिंग हो, बेटर डिस्क्रिप्शन हो, टाइटल हो, आप ट्रेडमार्क लेके उसको बेचो, तो वो कोई कॉपी जल्दी से नहीं कर सकता है। प्लस जैसे इनका चिकन करी कुर्ता कोई स्पेशल डिजाइन बना दिया तो मैं उसको अंडर सेल नहीं कर सकता, मैं अंडर सेल करूंगा तो ये मुझको पॉलिसी वायलेशन का रूल डाल सकती है Amazon को रिपोर्ट करके। तो अगर इसको हमको क्रैक करना हो इस बिजनेस मॉडल को, यानी मार्केट प्लेस वाले बिजनेस मॉडल को, देखो कुछ लोग तो हैं जिन्होंने क्रैक कर लिया है, मान के चलते हैं, चलो मार्केट प्लेसेस पे जो लोग जाते हैं उसमें से 90% फेल हो जाते हैं,
जस्ट एज एन एग्जाम्पल, 10% तो सक्सेसफुल होते हैं ना, अगर वो भी नहीं होते तो मार्केट प्लेस भी नहीं चलता। अब वो 10% ऐसा क्या करते हैं वो हमें समझना है। अगर उसको हम क्रैक कर लें तो वो जो लोग हमें अभी देख रहे हैं उन्हें एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक जो मेरे को अभी तक जो आपसे बात करके समझ आ रहा है, कोई ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें बहुत कंपटीशन है, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं और जहां पर के स्कोप है किसी मैन्युफैक्चरर के भी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने का, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहां पे इंपोर्टर्स खुद आ गए हैं। 80% तो उनसे तो आप कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। 80% कैटेगरीज ऐसी हैं, तो उस कैटेगरी में घुसने का कोई फायदा ही नहीं है। वहां पे आप हारोगे क्योंकि आप प्राइस में उनसे जीत ही नहीं पाओगे। आप एक इंपोर्टर जो कि होलसेलर को दे रहा है, उस होलसेलर से आप खरीद के बेचने की कोशिश कर रहे हो और आपकी कॉस्ट आ रही है 300 रुपए और उसकी कॉस्ट है 150 रुपए, वो 295 में भी बेच के पैसा कमा लेगा, आप 900 का बेच के भी पैसा नहीं कमा पाओगे। यहाँ पे आप सिर्फ तब जीत सकते हो आप ब्रांडिंग वाला गेम खेलना शुरू कर दो, बट उसमें बर्न करना पड़ेगा आपको। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मार्केट प्लेस पे ब्रांडिंग वाला गेम कैसे हुआ? मार्केट प्लेसेस भी नहीं, ऑब्वियसली वेबसाइट पे भी, एंड देन अकॉर्डिंग। हाँ, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं। मार्केट प्लेस को अब अगर हमको क्रैक करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कि मतलब बंदा ना सर, आई थिंक सर कैटेगरी ही वो सिलेक्ट कर ले जो नॉन रिटर्नेबल हो। अच्छा, ऐसी भी कुछ कैटेगरीज होती है जो कि नॉन रिटर्नेबल होती है, ताकि एक रिटर्न की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन तब भी दूसरी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है प्राइस। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अगर वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी होगी तो जिस मैन्युफैक्चरर का या जिस ब्रांड का आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो ब्रांड तो खुद भी सेल कर रहा है ना। यस, उसका अपना एक अलग डिवीजन है मार्केट प्लेसेस के लिए, हर ब्रांड का अपना एक अलग डिवीजन है, तो वो तो आपसे सस्ते में बेच ही देगा ना, उससे कैसे जीतोगे? प्लस दे हैव गॉट डीपर पॉकेट्स, उनके पास में फंडिंग है, मान लो $10 मिलियन की वैल्यूएशन है, $100 मिलियन का, तो उनसे आप कैसे जीत जाओगे मार्केट प्लेस पे? तो अब इस मार्केट प्लेस मॉडल को क्रैक कैसे करें? क्योंकि अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है उसके बेस पे तो सिर्फ फेलियर ही फेलियर नजर आ रहा है। मुझे अभी तक कहीं पर भी कोई ऐसा प्लान नजर नहीं आ रहा है जो कि शॉर्ट काम करे। डू वी हैव अ प्लान? सर मैं बताता हूँ, मार्केट प्लेस पे क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। जो मेरा मैन्युफैक्चरर बेच रहा होगा 250 रुपये की चीज़ और वो मैं ऑब्वियसली 499 का बेच रहा हूँ, तो मेरे को उससे बेटर ब्रांडिंग करनी है अपनी, बेटर लोगो होना चाहिए, बेटर कलर्स होने चाहिए, पैकेजिंग बेटर होनी चाहिए, फोटोज शूट्स अच्छा होना चाहिए। हर एक चीज़ पे मैं बहुत बारीकी से ध्यान दूंगा तो आई थिंक मैं उससे बेटर कर पाऊंगा। प्राइसिंग वाले गेम में अगर हम घुस गए कि ये 250 रुपये तो मैं भी 250 को बेचूंगा, तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। प्राइसिंग वाले गेम में कभी घुसना नहीं चाहिए, आप क्वालिटी में घुसो, और ऑब्वियसली प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट बट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक गड़बड़ है। आजकल क्या हो गया है, देयर आर पीपल जो अमेजोन के लिए ही शूट करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। राइट, वो फोटो भी शूट करेंगे, वो वीडियो भी बनाएंगे, वो ब्रांडिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और इन्हीं से सब करा रहे हैं। एक बड़ा भी करा रहा है, छोटा भी करा रहा है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है। ये क्या करते हैं, एक मॉडल को हायर किया पूरे दिन के लिए और 20 ब्रांड्स के लिए शूट करके सबको दे दिया, तो फोटोज तो सब वहीं से आ रही है। तो वही तो नहीं करना है ना, तभी तो आप अलग दिखोगे। तो आप कह रहे हो वो नहीं करना, तो फिर क्या करना है? उसमें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। सर मैन्युफैक्चरर्स भी अभी क्या कर रहे हैं, आजकल सारे मैन्युफैक्चरर, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो चाहे वो लॉन्ड्रीज हो, कुछ भी हो, वो शूट्स रेडी रखते हैं। आप अब मैं अगर सपोज एक सेलर की तरह जाऊंगा, सर मुझे आपका माल चाहिए बेचना है, वो बोलेंगे ठीक है 10 प्रोडक्ट ले लो, इसका फोटो शूट के पेन ड्राइव में दिया, ले जाओ, मेरे को फोटोज रेडी मिल रही है। वो वैसी पेन ड्राइव, और वो ही फोटो वो 10 को दे चुका है, वो 10 क्या पता 100 को दे चुका है या 500 को दे चुका है। अगर मैंने सुबह 22 प्रोडक्ट लिए भी थे, तो अगर बेटर फोटोग्राफ में खिंचवाता, उससे बेटर रील्स बनवाता, बेटर यूजी कंटेंट बनवाता, बेटर ब्रांडिंग करता, बेटर लोगो होता, बेटर पैकेजिंग होती, बेटर सर्विस होती, ये सब चीज़ अगर मैं बेटर तरीके से करता, बेटर डिलीवरी टाइमलाइन होती, तो मैं उन बाकी लोगों से तो एटलीस्ट आगे होता। और मेरा ब्रांड उन लोगों से अलग इसलिए दिखता क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है मार्केट प्लेस। अभी तक प्रोडक्ट बंदे के हाथ में पहुंचा ही नहीं है। देखो, आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बेटर है, लेकिन वो एक्चुअल में बेटर होता नहीं है। जैसे जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी थी, मुझे लगता था मेरी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, आज समझ आता है वो बहुत गंदी थी। क्योंकि पता तो उसको लगेगा ना जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिसको वो इंसान अच्छा समझ रहा है, क्या वो अच्छा है एक्चुअल में या नहीं है, और अच्छा है तो किसके लिए है? क्या उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनके लिए अच्छा है, या जो कस्टमर है उनके लिए अच्छा है? क्योंकि इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, मान लो जो टॉप के लेवल पे बैठा है, जो एक दिन का 2 लाख रुपए चार्ज करता है, वो देख के कहेगा ये शूट तो बहुत बढ़िया है। बट उस प्रोडक्ट सेगमेंट का जो कस्टमर है, मान लो 300 रुपए का प्रोडक्ट है, वो देख करके कहेगा भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर दिया, ये अजीब सा शूट है। और उसके लिए अच्छे का मतलब कुछ और है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसको क्रैक करना पड़ेगा। प्लस कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा जिसमें कंपटीशन ना हो, और वो ढूंढना आज की डेट में ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई यही कर रहा है।
और मजे की बात, आप नए घुस रहे हो इन मार्केट प्लेसेस में, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इन मार्केट प्लेसेस में पिछले 2 साल से 5 साल से 10 साल से बैठे हैं और वो भी नई नई कैटेगरीज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हूं या ये प्रोडक्ट यहां से ले रहा हूं और बेच रहा हूं, यहां पे मैं इतना कमा रहा हूं, तो वो भी तो अपनी प्रोडक्ट जो कैटेगरीज हैं उसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो उनके लिए वो आसान है, आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो 2-4-5 साल से वहां बैठे हैं। कोई नया इंसान आ रहा है और वो आकर के ये सोचता है कि मैजिकली मैं एकदम से कुछ क्रिएट कर दूंगा, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक। सर वही तो बिजनेस है, बट नए आइडियाज और नए प्रोडक्ट्स को सोर्स करना और नए अपना टेस्ट डालना। गिव मी एन आइडिया कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो आप कहते हैं कि जिसमें Amazon पे अगर आज आपको शुरू करना हो या हम में से किसी को शुरू करना हो, लेट्स नॉट टॉक थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली बात करते हैं। गिव मी वन आइडिया कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करते हैं जो आप कहते हो कि इन मार्केट प्लेसेस पे नहीं है या उसमें कंपटीशन नहीं है जहां पे कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। गिव मी वन आइडिया। देखो, एक कैटेगरी पकड़ते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये हमको सबको पता है ये कैटेगरी। Amazon पे जाते हैं तो Amazon का कमीशन कितना है इस कैटेगरी में? 33 है सर। 33% है, और आप कुछ भी सर्च करो वहां पे कम से कम 10,000 प्रोडक्ट आ जाएंगे। ईयरिंग सर्च करो, नेकलेस सर्च करो, पेंडेंट सर्च करो, ब्रेसलेट सर्च करो, रिंग सर्च करो, कुछ भी सर्च करो, और वो प्रोडक्ट की रेंज आएगी 200 से 300 रुपये। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कहीं होलसेलर पे जाओ वहाँ पे वो चीज़ आपको मिल जाएगी 50-100 रुपये में, लेकिन 30% तो अमेजॉन ले गया, यानी 100 रुपये तो वहाँ चला गया, प्लस रिटर्न है, प्लस लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, प्लस आपको ऐड भी चलानी पड़ेगी शुरू में। और ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ओवर एस्टिमेट करने वाली बात हो गई कि वो ब्रांड जो 5-10 साल से बैठे हैं उन्हें टाइटल लिखना नहीं आता है और हमें आता है। ये अपने आप में बहुत एक बड़ा मिथ है, और हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे जो उन्हें नहीं पता है, जो उस इंडस्ट्री में बैठे हैं। तो डिजाइन वाइज भी, फोटोग्राफ्स वाइज भी वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत पैसा है, वो कमा के बैठे हैं। जिनके पास में 4000 रिव्यूज हैं और 4 स्टार की रेटिंग है और पता नहीं कितने बड़े लेवल पे वो रोटेशन घुमा रहे हैं, मान लो करोड़ों रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। कुछ गिने चुने ऐसे वो हैं वेंडर्स, उनके अलग अलग नाम है, वहाँ पे अमेजोन पे दिख जाएंगे। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि हम मार्केट प्लेसेस के थ्रू जाएं, बट वहाँ पे हमारा कंपटीशन किससे है? एक है इन सारे ब्रांड से जो पिछले 5-10 साल से बैठे हैं अपनी जगह बना करके, और वहाँ पे घुस पाना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इज अगेन नॉट गोइंग टू बी इजी। 299 का अगर आपने 245 में दे भी दिया तो वो रिव्यू नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, इमेजेस आपको लग रहा है बहुत बढ़िया है बट एक्चुअल में बढ़िया नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क है, एक है आपको लगना, एक है एक्चुअल में होना, क्योंकि वो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है कि किस तरह की इमेजेस से बिकता है, प्लस किस प्रोडक्ट को ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है ये भी उनको पता है, मतलब किस प्रोडक्ट की ऐड चलानी है किसकी नहीं चलानी है वो भी उनको पता है, क्योंकि उनके पास में डेटा है, आपके पास डेटा भी नहीं है, आप अंदाजे से काम कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जस्ट एज एन एग्जाम्पल सक्सीड कर पाना is almost next to impossible unless and until you come up with something very unique that too what the market wants और वो और कहीं अवेलेबल ना हो, यानी और कोई ना दे रहा हो, तब तो आप उसको क्रैक कर सकते हो, नहीं तो क्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा सेगमेंट आता है जिसकी अभी आपने बात करी कि हम अपना एक ब्रांड बनाए D2C में, प्रीमियम में। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझो। ऐसे हजारों ब्रांड्स हैं अगर ज्वेलरी कैटेगरी की बात करी जाए, जिनको ये समझ आ गया कि ये सस्ते वाले मॉडल को हम क्रैक नहीं कर सकते, 200-300 रुपए वाले मॉडल को इसमें हम जीत नहीं सकते, क्योंकि इंपोर्टर खुद घुसा पड़ा है, जो खरीदते हैं इंपोर्टर्स और होलसेलर्स खुद ही घुस गए हैं, तो इसको हम क्रैक नहीं कर सकते, या मैन्युफैक्चरर खुद घुस गए हैं। अब उससे तो आप नहीं जीत सकते ना, जो 20 रुपए का बना रहा है और 300 का बेच रहा है, उससे आप कैसे जीत जाओगे, मुझे समझा दो। वो तो 30-40 रुपए पे भी खेल जाएगा, आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो अब लोगों को जब ये समझ आ गया तो उन्होंने इसकी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, जैसा कि उनको मार्केटर्स ने समझाया या इधर उधर पॉडकास्ट देख करके उनको समझ आया कि काम करते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में घुसते हैं और D2C अपना ब्रांड बनाते हैं, वहां पे हम 1000-2000 रुपए 5000 रुपए का बेचेंगे और बहुत बढ़िया चलेगा। ऐसे हजारों ब्रांड्स हैं, और अगर आप उनको भी इंक्लूड कर लो जो अपना बिजनेस शुरू करके आज बंद हो चुके हैं, तो लाखों हैं, क्योंकि यह काम आसान है ना, सबसे आसान काम है, उसको रास्ते को हमने पकड़ लिया। वो क्या है कि पीछे से माल उठाया 300 रुपए का, उसको 3000 का लिस्ट किया और बढ़िया सी पैकेजिंग कर दी, बढ़िया सी ब्रांडिंग कर दी और उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मजे की बात क्या है, जो हम कभी समझते नहीं है,
कि 3,000 रुपए की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल, रियल नहीं, आर्टिफिशियल, वो इंसान खरीदेगा जिसमें 30,000 के कपड़े खरीदने का दम होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनमें 20-30 हजार के कपड़े खरीदने का दम है? तो हम इस कैटेगरी को समझ ही नहीं पाए। तो हुआ क्या, ऐसे लोग बहुत कम हैं। मान लो पूरे इंडिया में ऐसे 50,000 लोग हैं, बट उनको टारगेट करने के लिए 1000 कंपनीज हैं। तो अगर उस कंपनी ने कुछ उखाड़ भी लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस सेगमेंट में, तब भी उसके हाथ में ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हैं। अभी आपसे बात करते करते मेरे माइंड में बहुत सारे नाम आ गए हैं। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? बट ये इतना डीपली हम कभी चीजों को समझते नहीं है। हम सीधा छलांग मारते हैं, जा करके किसी डिजिटल मार्केटर से बात करते हैं, वो इंसान एक बहुत बढ़िया सी कहानी बनाता है, या किसी एजेंसी से बात करते हैं, हाँ ये तो हो जाएगा, आपको प्रीमियम तरीके से इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि आप लोगों का काम ही यही है, राइट? नहीं तो आप कैसे खाओगे? तो अब आपने बढ़िया सी प्रेजेंटेशन दी, वो प्रेजेंटेशन देख करके वो इंप्रेस हो गया, उसके तो माइंड में आ गया कि अगला मैं ही हूं, मैं शार्क टैंक में जाऊंगा, मेरे को इतने करोड़ की फंडिंग मिलेगी, उसके बाद में मेरा ब्रांड इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाएगी, 200 करोड़ हो जाएगी। बाद में पता लगता है कि जेब से लग गए 10-20 लाख रुपए जो एजेंसी ने लिए, जिस एजेंसी ने एक्चुअल में खर्च किए, अगर वो ईमानदार है तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जेब में डाले, अगर बेईमान है तो लाख रुपए खर्च किया, 9 लाख रुपए जेब में डाला। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ऐसा होता है ना रियलिटी में। और वो बंदा 10 लाख लगाने के बाद में शांति से जाकर के अपने घर पे बैठ गया, उसको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कभी डीपली समझ ही नहीं पा रहा कि मार्केट एक्चुअल में है क्या। एक तरफ है एक मार्केट जो मार्केट प्लेसेस वाली है, जहां पे करोड़ों लोग हैं, एक तरफ है एक ऐसी मार्केट जहां पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनको बेचने के लिए उनसे भी ज्यादा लोग हैं। ये समझ लो, अगर गिने चुने 50,000 कस्टमर है तो 5,000 कंपनीज खुली पड़ी है वैसी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, जो उनको बेचने की कोशिश कर रही है। तो अगर वो बेच भी लेगी तो ज्यादा नहीं बेच पाएगी, उसके लिए सर्वाइवल भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और उसमें भी गिनी चुनी 20-30-50 कंपनीज होंगी जो सक्सेसफुल होंगी, बाकी सब स्ट्रगल करेंगी। अब बताओ, अगर इसी कैटेगरी को क्रैक करना है, ये तो हो गई प्रॉब्लम जो आज हमने समझी है ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। अब अगर इसी को क्रैक करना है तो कैसे करें? सर हम एक वेबसाइट बनाए, आप कहते हो कि नई वेबसाइट पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर हमने लिस्टिंग कर दी अमेजोन पे भी और उसका लिंक लगा दिया अमेजोन का, तो सामने वाले को ट्रस्ट हो जाएगा, अगर ये अमेजोन पे तो ये जेन्युइन है। प्राइस सेम रखेंगे, क्योंकि अगर हमने प्राइस सेम नहीं रखा तो वो वायलेट हो जाएगा। बट एक ट्रस्ट के लिए आप कहते हो ना कि नया हम लॉन्च करेंगे अपनी वेबसाइट तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये एक फैक्ट है, अगर मैं भी कुछ चीज परचेज कर रहा हूँ और वो अमेजोन पे भी है कंपनी का प्रोडक्ट, तो मैं ट्रस्ट कर जाऊंगा, हाँ ये जेन्युइन। ये तो हो गया एक पॉइंट ट्रस्ट जनरेट करने के लिए, विच इज अ गुड आइडिया, नो डाउट। और ट्रस्ट जनरेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, कुछ एक्रेडिशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे कि ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। सीओडी दे सकते हैं, उससे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि इंसान को लगता है ठीक है, जब मेरे पास में प्रोडक्ट आ जाएगा तब मेरे को पैसा देना है। और पीछे से इंटीग्रेशन हो जाता है, बहुत सारे हैं, निम्बस है, शिप रॉकेट है, इन सबसे करके इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। बट अभी मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में। अभी आप बात कर रहे हो ऊपर लेवल की कि ये कैसे करे, वो कैसे करे। मैं बात कर रहा हूं ऐसा क्या प्रोडक्ट हो जो मार्केट को चाहिए, जो अभी नहीं मिल रहा है, जिसको गैप बोलते हैं। जब तक ये नहीं है आपके पास में, और आप कैसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना लो, इट्स बाउंड टू फेल। और इसीलिए बिजनेस फेल होते हैं। स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन मोर देन 60% ऑफ द बिजनेसेस फेल नॉट बिकॉज ऑफ अ बैड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। यानी जो मार्केट को चाहिए और जो आप दे रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मार्केटिंग वालों का तो काम ही यही है, तो आप सब मार्केटिंग वाले हो, काम ही यही है कि तिल का ताड़ बनाना, कि मतलब सामने वाले को ऐसे दिखाना, अरे लेट मी शो यू कि क्या होने वाला है। और सामने वाले ने देखा, उसकी आंखें चमक गई, उसने कहा हाँ यही तो मुझे चाहिए, कि अगला बड़ा ब्रांड मैं ही हूं, अगली यूनिकॉर्न मैं ही हूं, मेरी यूनिकॉर्न कंपनी है। गंदा है पर धंधा है। हाँ, गंदा है पर धंधा है। तो अब मुझे बताओ, अगर एक्चुअल में कोई इंसान करना चाहता है, प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है ना, चाहे वो आप में से कोई है, चाहे मैं हूं, चाहे वो लोग हैं जो अभी हमको वीडियो में देख रहे हैं, वो एक्चुअल में बिजनेस अपना करना चाहता है, अब वो कैसे करे? मान लो इसी कैटेगरी में करना चाहता है, ज्वेलरी में, कैसे करे? एक ब्रांड डिजाइनर को लेके हायर करा, या तो उसे पार्टनर बना लो, अगर हिम्मत है तो उसको पे कर दो। आप कह रहे हो ब्रांड डिजाइनर को ले लो, वो ब्रांड डिजाइनर क्या करेगा? उसकी वैल्यू है वो यूनिक डिजाइन बनाएगा, उसका फेस हम फ्रंट पे रखेंगे, शूट कराएंगे,
एक वो रीजन हो सकता है बेचने। आप ज्वेलरी डिजाइन की बात करें फिर फैशन जो ज्वेलरी डिजाइनर होती है, आप कह रहे हैं ज्वेलरी डिजाइनर को साथ में मिला लें और वो ज्वेलरी डिजाइनर अपना ज्वेलरी बनाएंगे, वो डिजाइन करे और फिर उसको हम सेल करें। डिजाइन करे और बनवाए और फिर उसको सेल पास करे। मैन्युफैक्चरर है, हमने एक डिजाइनर हायर करा जो शायद उसको नॉलेज होगी, हमें नहीं होगी क्योंकि हम मार्केटिंग के बंदे हैं। डिजाइन यूनिक डिजाइन जो लेटेस्ट चल रहे हैं, जो डिमांड वाले हैं, वो उस डिजाइनर को पता होगा, वो डिजाइन करेगा लेटेस्ट वाला, तो ऑब्वियस है उसमें चांस होंगे हमारे जल्दी ग्रोथ होने। जो इन्होंने कहा उसके बारे में किसी को कुछ कहना है आप में से? हाँ, आप बोलिए पहले। सर जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है उसको पता है मार्केट में क्या ज्यादा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर से ही कोलैबोरेट कर ले कि लाइक हम आपको मिनिमम इतना देंगे MOQ एंड मतलब एक उससे कोलैबोरेशन हो जाए तो बहुत अच्छे से हो सकता है क्योंकि प्राइस उसमें कम रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि मतलब कोई और उसको बड़ी क्वांटिटी में दे सकता है क्योंकि उसके पास में डीपर पॉकेट्स हैं और वो सीधा बोलेगा। और वो कौन बोलेगा? जो ऑलरेडी सेल कर रहा है, वो जा करके मैन्युफैक्चरर से बात कर सकता है क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी एक टर्नओवर है और वो जा करके उससे बनवा सकता है और वो बेच सकता है। यू आर राइट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट व्हाट ही इज सेइंग इज आल्सो राइट। व्हाट ही इज सेइंग इज कि अगर आप किसी ज्वेलरी डिजाइनर को हायर कर लो या अपने साथ में मिला लो पार्टनरशिप में, या ऑन अ कंसल्टेंट बेसिस उसके साथ में जुड़ जाओ और कुछ यूनिक डिजाइन बनाओ और जा करके उसको सेल करने की कोशिश करो, तो हो सकता है आप इस बिजनेस मॉडल को क्रैक कर पाओ थ्रू मार्केट प्लेसेस। सर इसमें राइट, हाँ आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? पास्ट में मैंने कंपनी के साथ ऐसा काम किया था काफ़ी टाइम पहले, तो ज्वेलरी कंपनी थी, वहाँ पे डिज़ाइनर को भी हायर किया गया था, उससे ज्वेलरी डिज़ाइन भी करवाई गई थी, बट जब MOQ सुने थे और प्राइसेस सुने थे तो फिर लग गई थी। आपको इसका भी एक प्रैक्टिकल फ्लॉ बताता हूँ जो आप कह रहे हो, उसमें क्या फ्लॉ है। आपने एक ज्वेलरी डिज़ाइनर को हायर कर लिया। अब डिज़ाइनर्स क्या होते हैं, आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों ने एक्चुअल में जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो एक्चुअल में क्रिएटिव लोग होते हैं, उनके साथ में काम किया है। मैंने बहुत काम किया है। तो उनका जो माइंड होता है वो कुछ अलग ही होता है, उनके दिमाग में कुछ अलग सा आ रहा होता है और ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो। इन अदर वर्ड्स, कि जो एक क्रिएटिव इंसान कुछ बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, उसमें 90% चांसेस है कि वो फेल होगा, 10% है कि शायद सक्सेसफुल होगा। या इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो 90% लोगों को उनका बनाया हुआ डिजाइन समझ ही नहीं आएगा। अगर कोई एक्चुअल में डिजाइनर है तो, अच्छा डिजाइनर है तो, अगर अच्छा नहीं है तो सबको समझ आ जाएगा, बट जो सबको समझ आ रहा है वो तो ऑलरेडी है। आप समझ गए ना मेरी बात? आएगा ही 10% लोगों को समझ में। मैंने ए लिखा, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। सो इसमें हम सर अलग अलग डिजाइनर्स ले सकते हैं ना। फिर जैसे हमने फॉर एग्जांपल 5-7 डिजाइनर्स के हमने ज्वेलरीज अपने पास रख ली और सेल कर रहे हैं उसको, तो हम उसमें ये कैटेगरी देख सकते हैं कि भाई कौन सा डिजाइनर्स की ज्वेलरीज हमारी ज्यादा जा रही है। फिर बाद में अगर उसके साथ ज्यादा बड़ा काम करना है तो तब वो बात की बात में देखी जाएगी। इट्स अ गुड आइडिया, बट उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाएगी क्योंकि एक पहले एक डिजाइनर डिजाइन कर रहा है, फिर एक मैन्युफैक्चरर से आप बनवा रहे हो, उसको बनवाने की डाई की अपनी एक कॉस्ट है, प्लस एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। 5 अलग अलग डिजाइनर्स को आप रखने की बात कर रहे हो, तो अब वो फ्री में तो आएंगे नहीं, या तो आप उनको सैलरी दोगे या आप उनको कुछ नहीं, मैं डिजाइनर नहीं, हम मैन्युफैक्चरर की हम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से हम बनवा लेंगे। कौन बनवाएगा? एक ऐसा इंसान जिसको कि कुछ नहीं पता ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में, वो बनवाएगा? नहीं सर, मैन्युफैक्चरर अलग अलग मैन्युफैक्चरर से हम खुद बल्क में अगर परचेज करें ज्वेलरीज, ठीक है, उन ज्वेलरीज को हम बेच रहे हैं अगर मार्केट प्लेसेस में, तो उसमें से हम कैटेगरी देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है, तो फिर हम वो फाइनल कर सकते हैं अपना मैन्युफैक्चरर। आपने 5 अलग अलग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से ज्वेलरी उठा ली, मान लो 50-50 पीस 5 से ले लिए, 250 पीस ले लिए। यही तो लोग कर रहे हैं, या तो मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं या होलसेलर से ले रहे हैं। आपने वो 250 प्रोडक्ट उठा के लिस्ट कर दिए। अब एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे कहीं आपके प्रोडक्ट दबे हुए पड़े हैं, किसी को नहीं पता है उसके बारे में। अब जब वो बिकेगा ही नहीं तो आपको कैसे पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? हो सकता है उन 250 में से कोई बहुत अच्छा हो, लेकिन जब बिकेगा तभी तो पता लगेगा। बिकेगा कैसे? जब दिखेगा, तो दिख तो रहा ही नहीं है। अब दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड चलाना पड़ेगा। अब 250 में से किसकी ऐड चलानी है किसकी नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो आप फंसे पड़े हो ना। ऑल्सो सर इसमें इन्वेंट्री प्रॉब्लम भी होगी, बिकॉज सर अगर हमारे पास 100 डिजाइन है तो मार्केट प्लेसेस पे ऐसा होता है आपके 2 ही डिजाइन बहुत क्वांटिटी में बिकेंगे, एग्जैक्टली, एंड बाकी बहुत मिनिमम चलेंगे। बेसिकली 2 तो नहीं होते, बट हाँ 80-20 का रेशियो चलता है। 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स। 100 में से 20 प्रोडक्ट चलेंगे। 2 भी आपने एक हद तक ठीक कहा है कि 100 में से 2 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा चलेंगे,
18 ऐसे होंगे जो चलेंगे और 80 ऐसे होंगे जो पड़े रह जाएंगे, और उन 80 की कॉस्ट भी आपको उन 20 से रिकवर करनी है। ये हम कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। एक इंसान जब बिजनेस करता है वो ये देखता है कि मैंने 100 रुपए का खरीदा, 300 का बेच दिया, तो मेरे को इतने का प्रॉफिट हो गया। वो ये नहीं समझ रहा कि 100 में से 80 प्रोडक्ट या 100 में से 80 रुपए तो वेस्ट होने वाला है। 100 में से 80 प्रोडक्ट तो बिकेंगे ही नहीं कभी भी। तो वो जो डेड इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कहां है, वो तो आपने कैलकुलेट ही नहीं करी। और जब वो कैलकुलेट नहीं करी तो पूरा बिजनेस मॉडल ही फ्लॉड हो गया। एंड आइडियली यू शुड गो ऑन अ मार्जिन ऑफ 10x। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको एक्चुअल में सर्वाइव करना है तो आपको 100 का 1000 करना पड़ेगा, बट वो बिकेगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी 299 पे बिक रहा है। तो ये काम कर क्यों रहे हो? कैटेगरी फास्ट फैशन कैटेगरी है, हर 2 महीने में एक चीज आता है, आपका स्टॉक डेट हो गया। हर थोड़े टाइम में ट्रेंड चेंज हो जाता है बेस्ड अपॉन कि जो बॉलीवुड में चल रहा है, हॉलीवुड में चल रहा है, या जो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कर रहे हैं, उसी की कॉपी या उससे मिलता जुलता कुछ चलता है। तो आपका पुराना स्टॉक तो गया, तो आपको जो पैसा कमाना है वो सारा उन 20 से कमाना है। बट हमें लग रहा है कि उस 100 पे हमको 3 गुना मिलने वाला है। अरे जो 80 पड़े रह जाएंगे उसकी कॉस्ट कहां है? वो तो आपने कैलकुलेट ही नहीं करी। तो बताओ कोई तरीका है इसको क्रैक करने का, या हम हार मान रहे हैं कि नहीं ये क्रैक हो ही नहीं सकता? What if we combine 2 products and make one new product which can be like let's say कि एक chain निकाले which can be wearing neck, wrist, which would be like a new product in the market and वो इतना disrupt कर देगा like market को, like अभी existing नहीं है and it can be like wear multiple places. It's a good idea। मतलब आपने ध्यान से समझा इन्होंने क्या बोला कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी मार्केट को डिमांड है, लेकिन उसके लिए एक इंसान को 3 अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने पड़ रहे हैं 299 के। क्या हो अगर एक ऐसा प्रोडक्ट हो, मान लो 399 का, जो वो तीनों पर्पस को सॉल्व कर दे। और जो आपने कहा ऐसे प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी, लेकिन इतने नहीं है। और प्लस अगर इसको आप बनवा लें अपने हिसाब से, अब वो कैसे बनवाएंगे? एक है आप अपने हिसाब से बनवाएं, यानी जो आपको अच्छा लग रहा है, तो वो गारंटेड फेल होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको देखना पड़ेगा मार्केट प्लेसेस पे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर नंबर ऑफ रिव्यूज बहुत ज्यादा है और क्वालिटी ऑफ रेटिंग बहुत अच्छी है। ये बात बहुत ध्यान से समझना, आप लोगों को समझ आती होगी, बट अगर कोई बिजनेस कर रहा है अपना शुरू, तो उसके लिए समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवर गो बाय योर गट फील। गट फील क्या होता है? पेट तो वैसे ही आधे से ज्यादा लोगों का खराब है आज की डेट में, लाइफस्टाइल ऐसा है, पेट खराब है। तो गट फील क्या होता है? तो नेवर गो बाय योर गट फील, गो बाय डेटा। पहले देखो कि अगर इन मार्केट प्लेसेस पे क्या है जहां पे क्वालिटी ऑफ रेटिंग अच्छी है, यानी 4 स्टार और उससे ऊपर है। इससे क्या समझ आया कि जो प्रोडक्ट अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंच रहा है। सर उसमें मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, हाँ, सॉरी प्लीज बताइए। सर इसमें भी लूप होल है, आप पेड रिव्यूज करा सकते हो। बट क्या अब वो पकड़ नहीं लेते हैं मार्केट प्लेसेस? नहीं सर, ऐसी एजेंसीज हैं जो आप जाओगे बोलोगे मुझे पेड रिव्यूज कराने, करा देंगे। बट क्या ये ब्रांड्स के लिए बहुत रिस्की नहीं है पेड रिव्यूज कराना? क्योंकि अगर वो पकड़ में आ गए तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। वो ऑर्डर किया जा रहा है, वो डिलीवरी की जा रही है, तब ऑर्डर रिव्यूज आ रहे हैं। कितने पेड रिव्यूज करवाए जा सकते हैं और पेड रिव्यू कितने के होते हैं? सर एजेंसी जो लाखों में कर रही है सर 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रिव्यूज उस पे होना सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी हम 1 साल से काम कर रहे हैं, अगर अमेजोन पे 4 रिव्यू नहीं होते। अगर हम ऑर्गेनिकली बात करें, मैं खुद नहीं करता, मैं कुछ भी। तो आप कह रहे हो पेड रिव्यूज हो सकते हैं? यस सर, हर ब्रांड यही कर रही है। हो सकते हैं सर, होते हैं, मैक्सिमम पेड ही होते हैं सर। तो अगर आप ये कह रहे हो कि पेड रिव्यूज होते हैं, तो अब वहां पे एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि अगर वो पेड रिव्यूज हैं तो हमें कैसे पता लगे कि एक्चुअल में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? हमें एक्चुअल में पता है क्या चाहिए मार्केट प्लेस में, कि जो प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे पता लगेगा? क्या नंबर ऑफ रिव्यूज भी आप कह रहे हो वो भी गड़बड़ हो सकती है? मान लो एक रिव्यू 500 रुपए में हो जाता है, तो अगर 5000 रिव्यू दिख रहे हैं तो उस बंदे ने 25 लाख रुपए खर्चा है उन रिव्यूज के लिए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सर 25 लाख सर आटे में नमक तो सबने डाला हुआ है। सॉरी, आटे में नमक तो सबने डाला है। आटे में नमक डाला है, बट नमक में आटा नहीं है ना। नमक में आटा नहीं है। तो मान सकते हैं कि 5000 रिव्यूज में से 20% खरीदे हुए होंगे, जिसकी वजह से वो एल्गोरिथम में ऊपर आ गया। उसके बाद में तो ऑर्गेनिकली आ रहे हैं ना, मतलब कुछ तो जेन्युइन भी होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही फेक हैं। 50-50 मान लेते हैं, तब भी अगर आप 50-50 मान लो
ऑल्दो ये नंबर हमारे पास में नहीं है, बट अज्यूम करके चलते हैं 50% जेन्युइन है, 50% वैसे हैं। मतलब वो रिव्यू चाहिए क्यों है? इनिशियली चाहिए होता है ऊपर उठाने के लिए सर्च में। जब वो एक बार ऊपर आ जाता है तो फिर ऑर्गेनिकली भी रिव्यू आने लग जाते हैं, फिर कोई इंसान पैसा क्यों खर्चेगा? तो अगर हम ये मान करके चलें पहले से कि 50% जेन्युइन है और उसके बेस पर हम जो रिव्यूज़ हैं और रेटिंग्स है उसको स्टडी करें, पहले ये सोच करके कि 50% को दिमाग में रखते हुए कि ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 2000 रिव्यूज़ हैं, मतलब 1000 तो जेन्युइन है, रेटिंग 4 स्टार की है, मान लो जो उन्होंने पेड करवाई उसमें 5 स्टार करवाई और जो एक्चुअल में आई 3 स्टार आई, तो एवरेज 4 स्टार आ गई ना। बट अगर किसी प्रोडक्ट में 2 स्टार आ रही है तो इसका मतलब तो कुछ बहुत ही बड़ा घपला है, क्योंकि पेड जो है वो 5 स्टार है और एक्चुअल में जो कस्टमर कर रहा है वो 1 स्टार कर रहा है, तो उसमें तो हाथ डालना ही नहीं है। तो 4 स्टार वाली रेटिंग के साथ में अगर हम ऐसे प्रोडक्ट में हाथ डालें जिसमें मिनिमम 500 से ऊपर रिव्यूज हैं, क्योंकि पेड कितने हो सकते हैं, 50, 100, 200, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में जा करके एक ब्रांड कहेगा कि मेरे पास में 1000 प्रोडक्ट हैं, अब मैं कितनों के लिए पे करूं, तो उससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं। वंस वी गेट दैट आइडिया, तो हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज मिली। मान लो एक पर्टिकुलर तरह का नेकलेस मिला जिसमें मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हार्ट शेप है, हमें लगा कि ये बहुत बिक रहा है और इससे मिलता जुलता बहुत बिक रहा है। या एक पीछे एक ट्रेंड चला था ईविल आई का, राइट, इस तरह के कई ट्रेंड्स चलते रहते हैं। या मान लो कुछ पर्ल का ट्रेंड चल रहा है, तो हमको ये ट्रेंड समझ आया, हमने कहा अच्छा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसमें भी बिक रहा है, इसमें भी बिक रहा है, इसमें भी, इसमें भी। व्हाट इफ अगर हम एक प्रोडक्ट बनाए जो ये चारों में यूज हो सके, जो अभी और कोई नहीं निकाल रहा, और हमने स्पेशली बनवाया जा करके कहीं किसी कारीगर से या कहीं से, और 50 से 100 पीस बनवा करके लाए और फिर हमने उसको प्रमोट करना शुरू किया। अब वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ टाइम बाद वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन जब तक कॉपी होगा हो सकता है तब तक आप कुछ कर जाओ। एक इनिशियल आपको पुश मिल गया है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, आप उस तरीके से चलते हो जिस तरीके से आप चलने वाले हो, यानी जो सबसे आसान रास्ता है कि अगर आप जा करके सर्च करोगे ना ज्वेलरी होलसेलर्स इन व्हाटएवर एरिया, मुंबई, दिल्ली, व्हाटएवर, आपके पास में हजारों आ जाएंगे। अब उसमें से आप जा करके ले करके आते हो, हर कोई कहेगा मैं सबसे सस्ता हूं। अब वहां से आप ले करके आते हो और ला करके बेचने की कोशिश करते हो, तो वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, बेस्ड अपॉन जो भी हमने डिस्कशन किया है। बट अगर ऐसा कुछ करते हो तो पॉसिबिलिटी है आपको सक्सेस मिल सकती है, या फिर यू कैन आइडेंटिफाई समथिंग जो और कोई कर ही ना रहा हो। जैसे एक टाइम पे ट्रैवल बैग था और व्हील्स थे, तो किसी ने दिमाग लगाया, व्हील्स को उठा करके छोटा किया और ट्रैवल बैग के नीचे लगा दिया, एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, और वो दोनों अपने आप में प्रूवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपकी इमेजिनेशन है, वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस है। सर वो सर्च में भी तो आना चाहिए। अब सर्च में शुरू में नहीं आएगा, दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑफ। आ जाए तो किस्मत है, बट देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो सर्च में नहीं आएगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो शुरू में ऐड में पैसा लगाने के लिए पैसा होना चाहिए, शुरू में कुछ रिव्यूज भी चाहिए। अब वो रिव्यूज कैसे आएंगे, मान लो आपका 299 का प्रोडक्ट है, तो अपने कुछ रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप बोलेंगे, वो ऑर्डर करेंगे। जब वो ऑर्डर करेंगे तो रिव्यू भी अच्छे ही देंगे, अगर, मैं वही बोलने ही वाला था, हाँ, अगर, यू नेवर नो, हाँ, कई रिलेटिव से चाहते हैं कि आप फेल हो, तो ये आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि कौन सा वो रिलेटिव है उसके पास में नहीं जाना है। कईयों को इसी में मजा आता है कि अच्छा इसने ये काम किया है तो इसको तो मैं फेल करा के ही छोड़ूंगा। पता लगा उसने 10 प्रोडक्ट खरीद लिया, उठा के 10 ही नेगेटिव डाल दिया, आपका काम शुरू होने से पहले ही खत्म। तो थोड़ा तरीके से चलना है। तो हमने कुछ हद तक इसको क्रैक कर लिया है कि यानी कि प्रोडक्ट में कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसकी नीड हो मार्केट में, लेकिन उस तरह का कोई अभी ना दे रहा हो। यानी कि कहीं ऐसी जगह जा करके कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो कहीं ना हो, क्योंकि अगर वो वहीं से आ रहा है, एक सोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ कहां से रही है, मान लो इंडिया में कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सस्ती वाली ज्वेलरी बनाते हैं, और मान लो चाइना से आ रहा है या और कई कंट्रीज से आ रहा है, जिसको कोरियन ज्वेलरी बोल के बेचते हैं। तो अब अगर वो वहीं से आ रहा है तो वो 10 रुपए में कंटेनर आया पर प्रोडक्ट, फिर वो आगे इंपोर्टर के पास गया, 20 रुपए हो गया, होलसेलर के पास गया, 30 रुपए हो गया, करते करते जिससे आपने खरीदा आपको कॉस्ट पड़ी 50 रुपए, मार्केट में बिक रहा है वो 299 का, और वो इंपोर्टर खुद भी बेच रहा है। तो अब आप वहां पे फेल होगे उस बिजनेस मॉडल में, डजंट मेक एनी सेंस। अब हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि इंडिया इतना बड़ा है जो शायद हमको खुद को पता भी नहीं है
कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या बन रहा है। उसमें से बहुत सारे होंगे जो हो सकता है अवेलेबल हो सकता है ना हो। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट ज्वेलरी तो हमारे माइंड में वही क्यों आता है जो दिख रहा है। अगर हम इंस्पिरेशन वहां से लें, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट भी होना जरूरी है, अपने मन से कुछ भी डाल दोगे तो वो नहीं बिकने वाला, आदमी देख के कहेगा क्या बकवास है। तो इंस्पिरेशन हमने कहीं और से ली, यानी वहीं से ली जो वो प्लेटफॉर्म है। फिर उसको जाकर के हमने सर्च किया इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कि किस किस तरह की ज्वेलरी लोग बना रहे हैं, और उनको बोला कारीगरों को कि भाई कुछ ऐसा बना के दो। अब जो बेसिक थीम है वो सेम है। मान लो हार्ट शेप पेंडेंट, दैट इज ऑल्सो अ हार्ट शेप पेंडेंट बट डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स विच इज अवेलेबल ऑन दोज मार्केट प्लेसेस। मुझे 10,000 मिल रहे हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। टेराकोटा ज्वेलरी इज द वन। आजकल अभी इतनी ज्यादा वेल नोन नहीं है। इट्स मेड ऑफ क्ले, इट्स कम्प्लीटली हैंडमेड एंड पीपल आर शिफ्टिंग टू द टेराकोटा ज्वेलरी। अब उसकी पोजीशनिंग भी ऐसे करनी पड़ेगी कि आपको एक स्टैंड लेना होगा कि व्हाट इज इट दैट यू स्टैंड फॉर। फॉर एग्जांपल इफ यू सेइंग कि वो हैंडमेड है, क्ले की बनी हुई है, तो आई एम अज्यूमिंग इट इज सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, तो उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना होगा। उसकी पैकेजिंग भी वैसी होनी चाहिए। मान लीजिए बैग है तो प्लास्टिक का नहीं है, ज्यूट बैग है, और इस तरह से उसको प्रेजेंट करना होगा कि वो हैंड क्राफ्टेड बाय लव एंड ऑल दैट, वो सब करके फिर उसको प्रेजेंट करना होगा। बट ये हमें समझ आ रहा है कि अगर हमने वही किया जो सब कर रहे हैं और हम उनसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो 10 साल से वो कर रहे हैं, तो गारंटेड हारोगे। सर मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, जैसे कि सर इतने सारे लोग मार्केट में अगर सेल कर रहे हैं और इतने लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ तो प्रॉफिट बना ही रहे होंगे। अगर हम प्रॉब्लम पे ना फोकस करके इस तरफ सोचें कि वही प्रोडक्ट को हम कैसे, मतलब सर सारा जो गेम जो मेरे को समझ में आया वो मार्जिन का है कि वो मार्जिन उतने नहीं बना पा रहे, तो हम कुछ ऐसा ना करें कि हम उस प्रोडक्ट को एक हाई मार्जिन में बेच पाए। वो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम हाई मार्जिन में बेचे भी और कस्टमर्स ले भी, वहां पे अगर हम सर दिमाग लगाएं तो आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो। वही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज द मोमेंट यू टॉक अबाउट हाई मार्जिन, तो अब उसका क्या तरीका है, या तो आप मार्केट प्लेस में हाई मार्जिन पे बेचोगे, वहां तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि सेम वही प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता 400 का मिल रहा है, आप 1000 का बेच रहे हो। वहीं पे क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हाई पे बेच पाए? वहीं पे आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप वहीं पे हाई पे बेच पाओ, तो वो प्रोडक्ट उनसे अलग होना चाहिए और उसमें एक्चुअल में उतने की वैल्यू होनी चाहिए। या इसको और दूसरे वे में देखा जाए कि अगर आप वो कस्टमर हो, क्या आप वो खरीदोगे? अगर नहीं तो टॉपिक वहीं पे क्लोज हो जाता है। अब यहां पे एक बहुत मजेदार एक इंसाइट है, अगर आप ध्यान से समझ पाए तो ये लड़ाई है जो हमेशा चलती रहती है। जो एंटरप्रेन्योर है, जो सेलर है, वो क्या चाहता है? वही जो अभी आपने कहा कि मैं हाई मार्जिन पे इस चीज को बेचूं। कस्टमर क्या चाहता है? नो मार्जिन पे खरीदूं। नो मार्जिन क्या होता है? दैट कस्टमर वांट्स कि मैं तो लूट लूं, फ्री में मिल जाए मुझे। दिस इज व्हाट द कस्टमर वांट्स। अब ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। जहां आपने यहां पे गलती करी वहीं पे आप फेल हुए। इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ रोप। सर बट जो इतने सारे लोग बेच रहे हैं और इतने लॉन्ग समय से बेच रहे हैं और आगे आने वाले समय में बेचेंगे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे। जैसे कि जितने भी प्रॉब्लम्स हमने सुनी वो प्रॉब्लम्स उनको भी आ रही होंगी, बट वो बेच रहे हैं लॉन्ग टर्म तो वो कैसे बेच रहे होंगे? वही मैं आपको बता रहा हूं ना, वो क्यों बेच पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में डीपर पॉकेट्स हैं, उनके पास में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने उस टाइम पे शुरू किया मार्केट प्लेसेस पे बेचना जब कोई था ही नहीं। जब उस टाइम पे मान लो टोटल सेलर्स ही 10,000 थे, आज लाखों में है, शायद करोड़ों में भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हजारों में थे तो उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था, लेकिन डिमांड बहुत थी, क्योंकि ये मार्केट प्लेसेस बहुत ऐड कर रहे थे, तो बहुत नए नए कस्टमर्स आ रहे थे। तब उन्होंने अपनी एक जगह बना ली। इन अदर वर्ड्स कि उस टाइम पे अगर 1 लाख प्रोडक्ट्स बिक रहे थे तो वो 1,000 में इक्वली बट रहा था, कमीशन भी कम था उस टाइम पे, तो वो सस्टेन कर गए और उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, जिसकी वजह से आज वो एक ऐसी डोमिनेटिंग पोजीशन पे बैठे हैं कि अगर आप वहां पे घुसोगे तो उनका सबसे पहला टारगेट यही होगा कि आपको किल किया जाए, बाद में वो अपने बारे में सोचेंगे। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। सर रोज नए बिजनेस खोल रहे हैं, रोज बंद भी हो रहे हैं। रोज नए खुल रहे हैं, रोज नए बंद हो रहे हैं, और ऐसा होता ही रहेगा। और वही आज हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो तरीका जिससे कि इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाए, जो कि अभी रियलिटी है। रियलिटी क्या है कि 90% चांस है कि आप ऐसा कुछ करोगे, फेल होगे। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे आप लोगों से डिस्कशन करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, कि 90% चांस हो कि सक्सेसफुल हो जाओ, 10% है कि फेल हो जाओ। वो कैसे होगा, वही हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो मार्केट को चाहिए भी
यूनिक भी हो। और मजे की बात क्या है, मार्केट को कुछ यूनिक भी चाहिए, लेकिन यूनिक एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि वही सेम चीज घूम रही है मार्केट में। तो कस्टमर को यूनिक चाहिए, ये नीड कभी खत्म नहीं होने वाली। न्यू यानी कुछ नया चाहिए, हर एक को चाहिए, किसको नहीं चाहिए, लेकिन सस्ते में चाहिए। तो प्राइस, अगर आप मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं तो वहां पे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसे मैं महंगे में बेच दूं, तो ये स्ट्रैटेजी ही गलत हो गई। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि प्राइस उसके आसपास ही होना चाहिए जितने पे एक्चुअल में बिक रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में। मान लो ज्वेलरी मैक्सिमम जो आपको दिख रही है टॉप 100 में, आप देख लो कितना कितना प्राइस है, उसका एक्सेल में लिखो, फिर उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ, उससे आपको एवरेज निकल के आ जाएगा। टॉप 100 को आपने एक्सेल में लिखा कि ये 200 रुपए का, ये 150 रुपए का, ये 300 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का, 800 रुपए का, एंड में निकल करके आया 198, दिस इज द एवरेज प्राइस। तो इससे आप 50-100 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हो, बट अगर आप ये सोच रहे हो 198 का मैं 1000 कर दूंगा और मैं जीत जाऊंगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए। आई होप दैट मेक सेंस। ये है प्राइस को कैलकुलेट करने का तरीका। बट आई थिंक मार्केट प्लेसेस में अगर आपका AOV बहुत कम है, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्रॉफिटेबल। बट let's say कि if you combine 3 products into one and you price it at 499, it's very likely to, like, people will buy it, and also it will increase the average order value also, which would also like lead to increase in profitability. Yeah, but it is easier said than done। जो आप कह रहे हो ना कि 3 प्रोडक्ट्स को एक में मिलाना प्लस वो प्रोडक्ट not combining, like combine करके सिंगल एक नया प्रोडक्ट बनाना, which I That's what I'm saying कि it is easier said than done, क्योंकि आप उस फील्ड से नहीं है। क्योंकि अगर आप ज्वेलरी डिजाइनर होते और आप ऐसा कुछ करते तब इट मेक सेंस। तो अब एक्चुअल में आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको कर सके, और उसके लिए मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं एकदम से बिजनेस शुरू नहीं करता। पहले मैं इस पूरे बिजनेस को समझता कि गेम है क्या, लोगों से बात करता, वो लोग जो इस फील्ड में हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा कि ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करो जो नॉन रिटर्नेबल हो, तो एक तो वहीं पे बेनिफिट हो गया। तो पहले हमने स्क्रीनिंग कर दी, उन प्रोडक्ट कैटेगरीज में आ गए। नंबर 2, उनमें से भी जिसमें कमीशन कम हो अभी फिलहाल, क्योंकि अभी आपको एक बार शुरू करना है ना, अब उसमें गैप ढूंढो। अब ऐसा ना हो कि आपको ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी ढूंढ लो जहां पे कमीशन सबसे ज्यादा है, रिटर्न बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाखों ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसमें घुस करके आप अपनी जगह बना रहे हो। तो पहले शुरू में आपको ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जो एक गैप हो, इसको गैप बोलते हैं मार्केट में। तो यू हैव टू फाइंड दैट गैप। मान लो एक गैप है कि मुझे इस कैटेगरी में एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। अब आप गए, आपने कहा यार मेरे को मार्जिन ज्यादा चाहिए, तो आपने जाकर के वो 1000 रुपए का बेच दिया। तो नीड तो है, लेकिन वो नीड 250 रुपए में है, 1000 में नहीं है, तो वहीं फेल हो गए। मेक सेंस है ना? तो ऐसे हमको ढूंढना पड़ेगा। एंड फिर मैं क्या करता, जब पहले ये गैप और ये सब समझ आ जाता, देन मैं उसमें जा करके देखता कि क्या ऑनलाइन नंबर ऑफ रिव्यूज एंड क्वालिटी ऑफ रिव्यूज उस पर्टिकुलर कैटेगरी में है भी किसी उसमें या नहीं है। अगर है तो किस तरह के प्रोडक्ट्स में है। फिर जाकर के ढूंढता कि वहां पर मार्केट में ऐसा क्या है जो कहीं पर है लेकिन ऑनलाइन अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन पहुंच सकता है। यह कहना गलत होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हम सोच सकते हैं वो होता है। ये बिजनेस का पहला उसूल है कि अगर मैं अभी सोच पा रहा हूं कि ऐसी कोई कैटेगरी है, तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। और उधर अगर हम थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कुछ हल्की सी मिक्सिंग कर दें, तो गेम पलट सकता है पूरा का पूरा। मान लो भगवान की मूर्तियां हैं, ये कैटेगरी है जहां पे जाकर के हमने देखा अच्छा इस तरह का कुछ हो रहा है, बट वहां जाकर के हमने देखा अच्छा विद LED लाइट्स ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो करना कितना मुश्किल है? कुछ भी नहीं है, बट कोई कर नहीं रहा है अभी फिलहाल। बट इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% है। अगर आप बाकी सब चीजें जो 100 चीजें हैं बाकी की वो ढंग से करो तो अब हमने कुछ हद तक क्रैक किया है इसको, बिजनेस मॉडल को। देयर इज अ मार्केट प्लेस ऑल्सो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं करी, Etsy। दिस इज एक्सपोर्ट के लिए है, इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए। एंड what the benefit is, वो एडवांस में आपको पेमेंट करते हैं, and then you have to ship the product, and they give you good enough time also, like if you want 2-3 days also you can have 2-3 days, 7 days भी चाहिए तो वो मतलब इन्वेंट्री भी उसमें। आपने कभी किया है उसमें? आई एम डूइंग इट 50% 60%। अभी कितना पैसा आ रहा है वहां से महीने का? कितनी सेल हो रही है? अप्रॉक्सीमेट 1 to 1.5 लाख पर मंथ। और उसमें कितना मार्जिन हो जाता है? 50-60%।
क्योंकि डॉलर्स में सेल होता है। Right. There is a conversion fluctuations and तो ये आपने क्या किया, अल्टीमेटली आपने एक ऐसा गैप ढूंढ लिया, अब वहां पे भी आपको कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा। अभी आप क्या प्रोडक्ट कैटेगरी में हैं? clothing, ये चिकनकारी कुर्ती। तो आप यहाँ से वहाँ भेजते हैं, तो भेजने की शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ जाती? नहीं, there are very so many shipping companies अभी जो cheaper prices पे easily sell कर रहे हैं, भेज रहे हैं products। दिस इज अ गुड आइडिया। वही है ना, हमको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी होंगी और देखना होगा कि उसमें क्या ऐसा है जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं। Sellers are very limited on that platform अभी। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि एटसी में आपको एम्पैनल होने में डिफिकल्टी आती है इनिशियली। अब नहीं, अभी उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग दे हैव रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इंडियन सेलर्स पीछे अभी फॉर फ्यू टाइम ओनली, मंथ्स ओनली, दे विल स्टार्ट इट अगेन, बट प्रीवियसली वो बहुत ही ज्यादा इजी था, बट अभी नहीं है। अभी फॉर द टाइम बीइंग, बट जस्ट बिकॉज दिस रीजन, क्योंकि एकदम से वेंडर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे एंड फेक बहुत ज्यादा, इंडिया से बहुत ज्यादा फेक ऑर्डर्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए थे सेलर्स, तो उसको अभी उसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं। आई हैड अ वर्ड विद वन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने मुझे ये रीजन बताया था कि दिस इज वन ऑफ अ रीजन, तो उसकी वजह से। बट आप एम्पैनल्ड हो? हाँ, आई एम फ्रॉम पास्ट अप्रोक्सीमेट 2020 से। तो इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोलते हैं, क्योंकि ये अभी एम्पैनल्ड हो गई हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इंडिया में इतने कस्टमर्स नहीं हैं, लेकिन यूएस में और जो कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत कस्टमर्स हैं। आई नो अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, मुझे पता है इसके बारे में। ETSY करके है ये, राइट? एटसी, हाँ। तो इट्स वेरी गुड दैट यू आर देयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अब इसको मत छोड़ना। 50-60% रेवेन्यू वहीं से ही है। तो अभी आप यही सब कर रहे हैं मतलब, या अपना कुछ और भी जॉब वगैरह भी कर रहे हैं? नहीं, अब 100% अब 100% आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं। और किस तरह का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वहाँ पे? ये कुर्तीज, चिकनकारी कुर्तीज, ये कहाँ से आती है? लखनऊ से। आप जाते हैं लखनऊ लेकर के आते हैं, या अब तो सेटिंग बन गई होगी? अब सेटिंग हो गई है। स्टार्टिंग में रिसर्च, स्टार्टिंग में गए होगे एक दो बार और फिर अब वो रिलेशन बन गया। होम टाउन इज आल्सो लखनऊ, सो ओके, दैट इज अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि जहाँ के आप हो वहाँ को आप ज़्यादा अच्छे से समझते हो। अगर वहाँ के किसी प्रोडक्ट को आप ग्लोबली ले जा पाओ तो नथिंग लाइक इट। अब इन्होंने एक तरीके से एक गैप को ढूंढ लिया है, बट ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले होगे, और भी बहुत लोग ये कर रहे होंगे। दे आर, बट वेरी फ्यू। अच्छा, कंपटीशन काम में है। या और क्या आपको ऐड चलानी पड़ती है या वैसे ही बिना उसके हो जाता है, ऑर्गेनिकली हो जाता है? तो ऐड क्यों नहीं चलाते? सर वो एटसी पे इतना है, मतलब $1 पर डे का, अभी उन्होंने एटसी में एड्स का पहले उनका इतना नहीं था, अभी कुछ टाइम से उन्होंने भी एड का स्टार्ट करा है, तो $1 पर डे आई एम डूइंग इट ओनली, तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता और ऑर्गेनिकली ही अच्छा आ जाता है। इफ वील वर्क्स ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस, इफ वील वर्क ऑन एटसी, तो इवन डिजिटल मार्केटिंग के भी कुछ पर्सन्स को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी सेल इंक्रीज करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग के पर्सन्स भी नहीं है एटसी पे ज्यादा काम करने के लिए, उनकी जरूरत भी नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। एटसी के लिए इट्स अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म फॉर एनी पर्सन। यूट्यूब पे वीडियोस है, आप खुद सीख सकते हैं कि कैसे मार्केटिंग करते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि कैसे करा जाता है, क्या किया जाता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो एटसी इज अ इजी प्लेटफॉर्म टू गेट इन इफ यू आर इनटू हैंडमेड प्रोडक्ट्स और ऐसा कुछ है आपके पास। और ये आपके पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई एम नॉट श्योर आप खुद रियलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस बिजनेस को स्केल करना हो तो अगर अभी आप लाख रुपए महीने का कर रहे हैं तो यहाँ से आप 10 लाख पे आराम से जा सकते हैं, अगर एडवर्टाइजिंग को समझ जाएं तो। एडवर्टाइजिंग को एक्सपेंस ना बोलें, इन्वेस्टमेंट बोलें तो। और प्लस साथ में आप और भी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपका अकाउंट वेरीफाइड है। तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट यू आर सिटिंग इन। बट ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मे बी कभी और किसी सेशन में मैं इसके बारे में बात करूंगा कि एक पर्टिकुलर लेवल के बियॉन्ड कैसे जाते हैं। कि अभी आप लाख रुपए महीने पे हैं, जहाँ पे 50,000 रुपये आपको कमाई हो रही है, आप बहुत खुश हैं, बट अब इस लाख को 10 लाख कैसे किया जाए, 1 करोड़ कैसे किया जाए, वो अपने आप में एक अलग गेम है ऑल टुगेदर। तो उसकी आज हम बात नहीं करते, आज हम बात कर रहे हैं 0 to 1 लाख कैसे जाए। तो अभी आई थिंक एक हद तक हमने क्रैक कर लिया है। या तो कोई ऐसी मार्केट प्लेस को पकड़ें जहाँ पे कंपटीशन कम हो, या किसी ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी को पकड़ें जहाँ पे या तो कंपटीशन हो ही ना या कंपटीशन कम हो, और डिमांड हो प्रोडक्ट की, और डिमांड भी हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे डिमांड ही नहीं है और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने ऐसी कैटेगरी पकड़ ली कि कुछ कमाल होने वाला है। और सर ये लाइन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये लाइन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दिस इज बेस्ड अपॉन कि एक तो हमको अवेयर रहना होगा, सोशली अवेयर वी शुड नो। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हमको ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढना है तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन। अगर हम अपनी एक अलग दुनिया में कैद हैं, यानी अपने थॉट्स में ही उलझे हुए हैं, तो हम कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि दुनिया में एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आपको कोई भी इंसान मिले,
उसको बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। मैं यहाँ पे इतनी देर तक इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैं इस रूम के बाहर सिर्फ सुनता हूँ। घर पे तो सुनता ही हूँ, लेकिन वैसे भी जिससे भी मिलता हूँ सिर्फ सुनता हूँ। आराम से बैठ करके पूछता रहता हूँ एक के बाद एक क्वेश्चंस, जब तक कि वो इंसान इरिटेट ना हो जाए। अगर वो मुझे नहीं जानता है तो, अगर जानता है तो वो बात कर लेता है, दिक्कत नहीं आती है। तो मेरा इंटरेस्ट होता है सुनने में, समझने में, हर फील्ड के बारे में। तो आई कैन टॉक टू यू अबाउट एनी फील्ड, गिव मी एनी टॉपिक, एनी फील्ड, आई कैन टॉक टू यू। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर आपको रिसर्च करना आना चाहिए कि आप कैसे रिसर्च करें, उन मार्केट्स में जाएं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अगर ऐसे स्टोर्स की बात करी जा रही है जो कि सक्सेसफुल हैं, मान लो आप कहते हो कि मेरे को प्रीमियम सेगमेंट में क्रैक करना है, तो आई एम सेइंग इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बहुत ब्रांड्स ने किया है D2C में, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, अपने खुद के ऑनलाइन स्टोर्स बना करके बाद में उन्होंने जब एक लेवल पे पहुंच गए फिर अपना ऑफलाइन स्टोर भी खोल दिया। ऐसे बहुत लोगों ने किया है। अब उन्होंने कैसे किया है तो उसको स्टडी करना होगा। तो यू नीड टू बी एन एक्सीलेंट ऑब्जर्वर, यू नीड टू बी लाइक अ स्पॉन्ज, कि जहां से भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको ग्रैब कर लो और कभी भी अपने थॉट्स के हिसाब से नहीं चलना है। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, मतलब आई एम नॉट श्योर कितने समझ पाएंगे कितने नहीं। पीपल गो बाय देयर थॉट्स, और यही सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर आकर के चीख चीख करके बोलते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, कि जो आप कभी खुद को बिलीव मत करो, खुद को तो बिल्कुल ही मत करो अगर आपने कुछ नहीं उखाड़ा है जिंदगी में। तो डेटा को बिलीव करो, गो बाय डेटा। डेटा झूठ नहीं बोलता है। डेटा को कलेक्ट करना सीखो, उसको एनालाइज करना सीखो, उसके हिसाब से चलो। अपने जो प्री कंसीव नोशन है उसको बार बार चैलेंज करो, उस पर टिके मत रहो। जैसे ही समझ आता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो पिवट कर जाओ फटाफट से, मतलब कि कुछ और ट्राई करो, कुछ और अलग तरीके से ट्राई करो। तो अभी हमने आई थिंक ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई इंसान शुरू करना चाहता है तो दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट इमेंस वैल्यू आउट ऑफ दिस डिस्कशन जो अभी हमने करी है। अगर आप में से किसी और के पास में कुछ है ऐड करने के लिए तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम इसको रैप अप करते हैं। सर एक चीज़ है, या तो हम एक वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं जैसे ये ग्लास रखा है, इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से ब्रांड मैटर नहीं करेगा, ब्रांडिंग। हम बस यूनिक डिज़ाइन बना के इसको सेल कर सकते हैं। जैसे ये ग्लास है, आप कह रहे हैं कि इसमें ब्रांड इतना मैटर नहीं करेगा, डिज़ाइन ज़्यादा मैटर करेगा। करेक्ट। यानी आपको देखना होगा मार्केट में लोग क्या दे रहे हैं, उससे एडिशनल आप क्या दे सकते हैं और बेटर आप क्या दे सकते हैं। करेक्ट। व्हाट इफ कि अभी मार्केट में अगर इस ग्लास की बात करी जाए तो 4 ग्लास का सेट मिल रहा है, 2 ग्लास का सेट मिल रहा है, लेकिन साथ में ट्रे नहीं मिल रही है। व्हाट इफ अगर हम ट्रे भी ऐड कर दें और वो ट्रे बहुत ही सुंदर हो, तो हो सकता है उस फ्री ट्रे की वजह से जो आप उसका कॉम्बो बना रहे हैं लोग वो ग्लास खरीदने लग जाएं, प्लस आप स्टैंड आउट कर गए उन हजारों प्रोडक्ट्स में जहां पे ग्लास तो मिल रहे हैं लेकिन साथ में ट्रे नहीं मिल रही। अब बिना ट्रे के ग्लास का क्या करोगे भाई साहब। अब ये 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों के वेंडर्स अलग अलग हैं, एक वुड की है एक ग्लास का है, तो एक कहीं से आया एक कहीं और से आया, इन दोनों को आपने जोड़ा, एक नया प्रोडक्ट तैयार हो गया जो इनका पॉइंट था, लेकिन लेस कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट ही वाज सेइंग। मतलब ग्लास आपने कहीं और से लिया, आपने कुछ नया डिजाइन नहीं किया, ट्रे कहीं और से ली, ये भी कोई है जो बना रहा है। ट्रे में आपने देखा बेस्ट सेलिंग क्या है, ग्लास में आपने देखा बेस्ट सेलिंग क्या है, उसी मार्केट प्लेस पे उन दोनों को आपने सोर्स किया और प्रोडक्ट को हल्का सा ऊपर प्राइस कर दिया, सेम प्राइस कर दिया। क्योंकि अभी फेज 1 में आपके लिए रिव्यूज इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर इस बिजनेस में आप घुस रहे हैं तो पहले आपके पास में पैसा होना चाहिए। अगर इसको आप कोई जादुई चिराग समझ रहे हैं कि एकदम से मैं शुरू करूंगा एकदम से पैसा आने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। अभी हमने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्रैक किया है। मैं क्या करूंगा, उस मार्केट प्लेस पे जा करके देखूंगा कौन सी ऐसी ट्रेज हैं जिसपे हजारों रिव्यूज हैं और रेटिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे ये समझ आ गया कि ट्रे में सबसे ज्यादा डिमांड किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है, और वो भी ट्रे 2 तरह की आती है, एक 2 ग्लास के लिए आती है, एक 4 ग्लास के लिए आती है। प्लस मैं देखूंगा ग्लास में कौन से ऐसे डिजाइन हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, वो ग्लास मैं किसी होलसेल मार्केट से उठाऊंगा, ट्रे कहीं किसी होलसेल मार्केट से उठाऊंगा, शुरू में कॉम्पिटिटिवली प्राइस करूंगा। जो अगर ये सेट मिल रहा है 2 ग्लास का, मान लो 199 का, तो मैं 199 में दूंगा विद ट्रे शुरू में, जब तक कि मेरे पास में रिव्यूज नहीं आ जाते और ऑर्गेनिकली मैं सर्च में ऊपर नहीं आने लग जाता, तब तक मैं एड्स रन करूंगा। तो शुरू में वो पैसा इन्वेस्ट अपनी जेब से करने के लिए तैयार रहना होगा। फिर धीरे धीरे मैं इसी तरीके से क्रिएटिव चीजें ला करके अपनी एक अलग जगह बना लूंगा कि जो भी मैं करूंगा मैं अपना एक रूल बना लूंगा कि मैं वो करूंगा जो और कोई नहीं कर रहा। सर तब तक इजीली कॉपी तो भी हो चुका होगा। जब तक वो कॉपी करेंगे तब तक आप कुछ और करोगे, तब तक आप
वैसे 10 प्रोडक्ट या 100 प्रोडक्ट या 1000 प्रोडक्ट निकाल दोगे, आप अपना ब्रांड प्रपोजिशन ही ऐसा बना दोगे, और ये हमें लगता है कि लोग कॉपी कर लेंगे। इतनी जल्दी कोई कॉपी करता नहीं है जब तक कि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे ना पहुंचो। सेम हम ज्वेलरी में भी कर सकते हैं। अब ये फीमेल से पता करने पड़ेगा ज्वेलरी के साथ फीमेल और क्या एक्सेसरीज लेती है मैचिंग की। सपोज अगर ग्रीन कलर की ज्वेलरी ली, स्टोन्स हैं, तो ग्रीन कलर के नेल पेंट भी चाहिए होंगे, ग्रीन कलर का बैंड चाहिए होगा, वो हम उसमें एड ऑन करके सेल कर सकते हैं। उसमें मेरे को डाउट है जो आप कह रहे हैं, बट ये तो मेरे को एक क्लियर प्रपोजिशन नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्बोज वगैरह वो सब चलते हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। एनीथिंग एल्स, और किसी के माइंड में कुछ आ रहा है अगर ऐड करना चाहें तो, नहीं तो लेट्स रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन। आई थिंक आज काफ़ी हमने वैल्यू जनरेट करी है उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो उनके वो मिथ टूटेंगे कि हम एकदम से उसको शुरू कर देंगे और करोड़ों में खेल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। शुरू में आपके पास में 5-10 लाख रुपए होना चाहिए, बट लेकिन सर 5-10 लाख मेरे पास है, मेरे को ढंग के लोग ही नहीं मिल रहे, मेरा वो पैसा बंद करे जा रहे हैं। ढंग के लोग कभी मिलेंगे भी नहीं, पहले ढंग का लोग खुद बनना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब आप ढंग के लोग बन जाओगे तो आपके साथ में अपने आप ही ढंग के लोग जुड़ेंगे, और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई और आकर के आपका बिजनेस बिल्ड करके चला जाएगा, तो ना तो कोई एजेंसी करेगी, ना कोई पर्सन करेगा, ना कोई एम्प्लॉय करेगा। पहले खुद करना पड़ेगा, खुद अपने हाथ से सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना, अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, तब आप खुद कुछ कर सकते हो, नहीं तो लोग बेवकूफ बना के चले जाएंगे। क्योंकि सर जब आपको खाना बनाना आता है तभी आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, बिना उसके भी खोल सकते हो अगर बहुत पैसा है तो, क्योंकि फिर कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि उस पैसे के लिए वो उस लेवल का खाना बना सके जो आपको टेस्ट करना आता है। अब टेस्ट करना तो आना चाहिए, ना आपको खाना टेस्ट करना आता है ना बनाना आता है, तो बिजनेस पक्का फेल होगा। दोनों में से एक काम तो आना चाहिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों के आने से बहुत वैल्यू ऐड हुई है वो लोग जो देख रहे हैं उनकी लाइफ में, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई एम श्योर इट मीन्स अ लॉट टू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू देन, थैंक यू जी। अच्छा, वो लोग जो अभी और मेरे सेशंस में आना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@sandeepmaheshwari.com पे, जहां पे आप बताएंगे कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप इस तरह का डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उस तरह के ही लोगों को हम बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से कि आई हैव डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो आप सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे साइकोलॉजी, और फिर उस तरह से जिन्होंने भी सब्जेक्ट लाइन में लिखा होगा उसमें से हम 8-10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके यहां पे बुलाएंगे, और फिर वो डिस्कशन होगा उसी टॉपिक के ऊपर, और इस तरह की और वीडियोस आएंगी। आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।